77 आने का कतई ये मतलब नहीं था कि आप डिजर्व करती हैं 77। अच्छा, पेपर कैसा हुआ था ऐसे वाला दिन, वो पेपर कैसा हुआ था उस दिन? सर मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने इस बार ज्यादा अच्छा किया था पहले से। ठीक, मैं यही सुनना चाह रहा था। एग्जैक्टली तो ये कोई मतलब नहीं होता है कि 77 मिले तो आप 77 ही डिजर्व करती हैं। कई बार कॉपी चेकर आपका बढ़िया लिखा किया तबाह कर देता है। इस बार आप उस चक्कर में थी। इस बार कितने ऐसे की अब तक प्रैक्टिस आपने की थी अभी तक? अभी तक कोई प्रैक्टिस तो नहीं की थी, आज ही से स्टार्ट किया है। 50 दिन हो गए हैं प्री हुए, ये ध्यान ये दिमाग में है ना? कोई बात नहीं, आज स्टार्ट किया। आज 3 ऐसे आपने प्रॉपर लिखे हैं। बाकी सारे लोग कैमरा से इतना ऐसा डर क्यों रहे हैं भाई? सामने आइए आप सारे लोग, है ना? मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा सामने आ जाइए, जब तक कि ऐसा चेहरा ना हो कि सर हम दिखा नहीं सकते, सामने वाले लोग रात भर भूत भूत चिल्ला के डर के मारे सो नहीं पाएंगे। अगर ऐसा चेहरा है तो ठीक है, आप लोग छुपे रह सकते हैं, मुझे फिर कोई समस्या नहीं है। ऐसा नहीं है, नहीं सर भूत से चुड़ैल से हम बच सकते हैं, हम ऐसे नहीं है, तो सामने रहिए। कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे ना, थोड़ा सा समझ में आएगी बातचीत, है ना? भूतों से कैसे बात कर सकता है भूत प्रेत से कोई व्यक्ति? तो अभी ये बात तो ठीक है, तो आपने 3 ऐसे लिखे, प्रॉपर टाइम लिमिट में हो गए थे 3 ऐसे, है यस ना? सर। और एक चीज मुझे बताइए, ऐसे में बस एक रिव्यू, ऐसे लिखने से पहले आपने उसकी स्ट्रक्चरिंग की थी, मतलब रफ बनाया था कि यस सर। डायरेक्ट ऐसे लिख दिया था? नहीं सर, स्ट्रक्चरिंग कर लेती हूँ पहले ही तीनों ऐसे की, कितना उसके समय बाद ही कितना लिखती हूँ। कितना समय देती हैं उस हाँ, पे? 20 से 25 मिनट लग जाता है तीनों की फ्रेमिंग करने में। तीनों 20 से 25 मिनट में हो जाते हैं फ्रेमिंग? बहुत बढ़िया। हाँ ठीक सर। है, मतलब बहुत अच्छी स्पीड है। मैं सोच रहा था एक मैं एक सोच रहा था। हाँ, जनरली देखिए ऐसे में मेरा व्यू है, मैं भी मतलब, अब मैम को अब आप म्यूट कर लीजिए, मैं भी एक शॉर्ट में बता के फिर मैं ये स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? ऐसे में मेरा ये व्यू है कि 15 मिनट तक आप पर ऐसे को देखिए, जीएस में आप 3 घंटे में 3200 शब्द लिखते हैं अकॉर्डिंग टू डिमांड। मतलब ये डिमांड होती है आयोग की, 3250 शब्द टू बी प्रिसाइज, 3250 शब्द आयोग की डिमांड होती है। ठीक है, ये डिमांड होती है ना 3 घंटे में। लेकिन जनरली हम लोग 3500 3600 लिखते हैं सामान्यतः। मतलब आप कभी काउंट कीजिए, कभी किसी ने काउंट किया है? कोई बताएगा? नहीं किया? मैंने किया है। जनरली मैं यूपीएससी का पेपर देता था, तो मैं 4000 शब्द यूपीएससी में डिमांड होते हैं, तो मैं 4100 के आसपास लिखता था। यूपी पीसीएस में डिमांड होती है 3250, तो मैं 3600 3700 इसमें आराम से लिख के आता था। ये डिमांड है 3 घंटे में। तो 3 घंटे में 3200 शब्द का मतलब है कि आप 1 घंटे में 1200 शब्द या 1100 शब्द, मान लीजिए 1 घंटे में 1100 शब्द लिखते हैं, ठीक है? ऐसे कितना घंटे का होता है? 3 घंटा। हर ऐसे लिखना होता है 700 शब्दों में। सिंपल कैलकुलेशन में कर रहा हूं, तो यानी 45 मिनट में आप 700 शब्द आराम से लिख सकते हैं, अगर 1 घंटे में आप 1100 शब्द लिखते हैं तो। ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, ठीक है? और इवन आपने प्रतिमा में आपने लिखा होगा ऐसे, तो आपको भी ये फील आई होगी कि हाँ समय है, ऐसा हड़बड़ी नहीं हुआ होगा कि नहीं नहीं जल्दी खत्म करना है, तुरंत भागना है, ठीक है? अब बात यह आती है कि अगर आप 15 मिनट स्ट्रक्चरिंग पे दे लेते हैं ना, तो बीच में आपकी स्पीड भी बढ़ जाती है। क्यों? आपने पॉइंट्स तो बना रखे हैं पहले से, ठीक है? पॉइंट्स तो आपने पहले से बना रखे हैं, जितने डायमेंशन है, जितने एग्जाम्पल्स आपने पहले सेट कर रखे हैं। अब आपको क्या करना है? केवल चीजों को फ्लो में अरेंज करना है, ठीक है? दूसरी बात, एक अच्छी बात ये हो जाती है, अगर ऐसे में अच्छे नंबर लाने हैं, अगर आपने ऐसा किया कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन एक रफ में ही प्रॉपर लिख लिया, तो आपने ऐसा किया था प्रगति मैम? ये बताइए हाँ या नहीं। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन एक रफ वर्क पूरा, आप रफ वर्क दिखा सकती हैं क्या सर? ये मैंने रफ वर्क किया था, शेयर कर सकती हैं? तो अभी तो बढ़िया हो सर, जाएगा। हाँ? सर अभी नहीं कोई है बात मेरे नहीं, कोई पास, बात तो नहीं। मैं क्लास। अगली बार जब आप लोग आइएगा, देखिए मैं एक रिक्वेस्ट सभी से यस सर। करूंगा, जब आप लोग अगली बार जब हम लोग मीटिंग पे रहेंगे, तो वीक में 2 दिन रहेगी हम लोग की मीटिंग, ठीक है? 2 दिन रहेगी। अगर आप लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे सही से, तो इसको मैं बढ़ा सकता हूँ, मेरे पास समय की कोई किल्लत नहीं है, हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है? मैं एकदम फ्री हूँ, क्लियर हूँ। इस बात को आप समझ जाए, यहाँ पे काम की बात है कि जब अगली बार आइए ना, तो 2-4 पीडीएफ बना के आइए, 2-4 चीजों को रख के आइए, ताकि ठीक मैं है तुरंत सर। कहूँ और आप लोग तुरंत उसको शेयर कर दें, स्क्रीन शेयर कर दें। इससे आप लोग का फायदा होगा। तुरंत के तुरंत आप लोग का जो एक मतलब समझिए ना, ऐसे में कहा आपके 77 आए थे, कुछ हमने डिस्कशन कर लिया और आपके 100 आ गए, और वही चीज इन लोग के भी सीख के, इन लोग का भी डिस्कशन सुन के इन लोग के भी 15-15 नंबर बढ़ गए। इससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है? कुछ नहीं हो सकती। अभी बात ये समझना है, तो जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ऐसे में फ्लो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है फ्लो। तो मान लीजिए आपने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पहले से लिख लिया, आप कोई कहानी लिखनी चाह रही है, कोई कविता लिखनी चाह रही है, कोई क्वेश्चन क्रिएट करना चाह रही है, जैसे इंट्रोडक्शन लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो आपने क्या किया? मान लीजिए आपने कोई कविता लिखी और कोई क्वेश्चन क्रिएट कर दिया। लास्ट ईयर क्या ऐसे आया था? एक साहित्य पे ऐसे आया था एक, बताइए साहित्य पे लास्ट ईयर किसी के पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है लास्ट ईयर का? सभी लोग मेरी बात सुन रहे हैं ना? तुरंत देखिए, रखे हैं अगल बगल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपी पीसीएस।
साहित्य पे ऐसे आया था, साहित्य के नए प्रतिमान, क्या आया था कुछ ऐसे, बताओ भाई। पेपर सर, या मुझे लगा आप लोग को याद होगा, सारे लोग को, इतना सीरियस मुद्रा में सब लोग ऐसा बैठे हैं, सावधान है। आया था सर, उत्कृष्ट साहित्य के नए मानक। हाँ, ये क्वेश्चन आया था ना, उत्कृष्ट साहित्य के नए मानक, ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। अब जैसे यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, समझिएगा, तो मैं यहीं पे थोड़ा सा डिस्कशन कर रहा हूँ शॉर्ट में, 15 मिनट कर रहा ना डिस्कशन, मुझे उम्मीद है कि शायद और लोग ज्वाइन करें तो हम लोग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे जीएस पेपर 1 का, ठीक है। मैं 15 मिनट और डिस्कशन करना चाहता हूँ, 10 मिनट तो एटलीस्ट कर ही लेता हूँ, ठीक है। तो अभी क्या होगा, मान लीजिए आप इंट्रोडक्शन में आप पहले से सोच ले रही हैं, देखिए मेन बॉडी में आपने पहले से सोच लिया कि नए प्रतिमान क्या होंगे, आपने अपने अकॉर्डिंग सोच लिया कि जो महिला सशक्तिकरण करते हो या फिर जो वंचित वर्गों को सामने लाते हो, जिस साहित्य में क्या हो, आपने पहले से मान लीजिए डिसाइड कर लिया पहले मेन बॉडी, क्योंकि आप तो यही सोचेंगे, जो आपने रफ वर्क किया होगा तो यही सब पॉइंट सोचे होंगे ना, है ना। रफ वर्क में आपने यही सब तो पॉइंट सोचे होंगे कि साहित्य की विस्तृत उत्कृष्टता कौन सा साहित्य माना जाएगा, भाषा शैली, या जिसकी भाषा एकदम ऐसी हो जो जन जन के साथ जुड़ जाए, मतलब हर व्यक्ति उसको पढ़ पाए, उत्कृष्ट साहित्य उसको भी मानेंगे जिसमें वंचितों गरीबों सबकी बात हो, जिसमें न केवल जीवित मानव की बात हो बल्कि पर्यावरण की भी बात हो। बात समझ में आ रही है, नए प्रतिमान आप ऐसे कुछ कुछ सोचेंगी, ये काम तो सब लोग करते हैं कि नहीं करते, मुझे ये बताओ, हाँ या नहीं। देखो बाकी लोग इतनी बार कहने के बाद भी स्क्रीन के साथ सबको असल में डर है, मैं वही जो डर बता रहा हूँ वो सबके साथ अभी भी है, नहीं जाएगा, कोई बात नहीं। कई लोग सोचते हैं डेटा बच जाए हमारा, 5 मिनट डेटा बच जाएगा तो बहुत काम आएगा भविष्य में, कोई बात नहीं, ठीक है, डेटा इज पेट्रोल, पेट्रोल भी हम लोग कम खर्चा करते हैं ना, मैं समझ रहा हूँ, कोई बात नहीं, आराम से आप लोग 4 ही लोग से बात करेंगे, जो 4 लोग स्क्रीन पे हैं, हम लोग इन्हीं से बात करेंगे, बाकी लोग भूतों से बात कैसे कर सकता है कोई, मैं नहीं कर सकता पर्सनली। अच्छा, वो लोग दिखा रहे कि देखो हम बड़े बड़े से हॉल में बैठे हैं, ऐसा कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो मैं एक बात ये कह रहा हूं, आपने मेन बॉडी सोच ली, ठीक है, मेन बॉडी सभी ने सोच ली, ये बात समझिएगा, सभी ने मेन बॉडी सोच ली। बात आती है इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन की। देखो जब हम ऐसे लिखते हैं ना, अगर हमारा इंट्रोडक्शन एकदम टू द पॉइंट हो और बहुत शानदार इंट्रोडक्शन हो तो हमें नंबर, पक्की बात है, 5-6 नंबर में एक्स्ट्रा मिल जाते हैं इंट्रोडक्शन पे। क्योंकि क्या होता है, आप किसी के घर में जा रही हैं, मान लीजिए घर में जा रही हैं, अगर आप दरवाजे के अंदर घुसे और आपका फूल माला के साथ स्वागत हुआ तो आप थोड़ा सा, आपकी इमेज अच्छी हो जाएगी, अंदर भले से आपको थोड़ा गड़बड़ी दिखे कि अरे यार ये सामान इधर फेंका है, इधर कुत्ता दौड़ रहा है, उधर बिल्ली कुत्ता बिल्ली लड़ रहे हैं सब, है ना, तो थोड़ा सा आपका दिमाग भले से खराब हो, लेकिन एंट्री में आपका एकदम खुशी हो जाएगी कि क्या बात है। फिर मैटर करता है एग्जिट, जब आप घर से बाहर आ रही हैं और आप अधिकारी के तौर पे किसी के घर जा रही हैं, ये समझिएगा, आप अधिकारी हैं, किसी का घर अवलोकन करने जा रही हैं, तो आपने एंट्री देखी और आपने एग्जिट देखा, बीच वाली चीजें कई बार जब आप घर में 1 आध घंटा रहती हैं, 2 घंटा रहती हैं, तो बीच वाली छोटी मोटी चीजें कई बार आप भूल जाती हैं और आपको आके नोट करना है कि उस घर में क्या क्या अच्छी बातें थी, तो सामान्यतः बीच वाली चीजें आप थोड़ा बहुत भूल जाइए। हाँ, इंट्रोडक्शन, स्वागत आपको याद रहेगा और बाहर निकलते समय जो आपकी विदाई है वो आपको याद रहे, विदाई में किसी ने 5,000 रुपया दे दिया तो खुशी के मारे एकदम, मतलब चेहरे पे जो उस समय खुशी होगी वो पूछी नहीं जा सकती, फिर तो आप उसको मतलब भर भर के कि भाई लोग इससे बढ़िया कहीं गए ही नहीं थे। बात समझ में आ रही है, यही महत्व होता है इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन का एस्से में, यही बहुत ज्यादा महत्व होता है, तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो जैसे अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपने, मैं बस इसी को 9-13 हो रहे हैं, 9-17 तक इसको कंक्लूड करके आप लोग का आंसर राइटिंग स्टार्ट कराऊंगा, क्योंकि आज आप लोग ने एस्से लिखा है तो अभी ताजा ताजा आप लोग ने प्रैक्टिस किए तो थोड़ा आइडिया आप लोग को क्लियर होगा। तो अब जैसे मान लीजिए ये वाला ऐसे है, तो मैंने क्या किया था, इस वाले ऐसे मैंने लिखा था वही तुलसीदास का, कीरति भनीति भूति भल सोई, सुरसरी सम सबका हित होई, ये सबको कुछ तो आइडिया होगा, कुछ दोहा चौपाई ये सब याद होता है सबको। नहीं लिखना चाहते, मैं कह रहा हूं आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। अगर आपने एक बार प्रैक्टिस की है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने तुलसीदास की कविता लिख दी कि तुलसीदास कहते हैं वही यश और उसी प्रकार का कीर्ति, वही प्रकार का साहित्य सबसे अच्छा है जो गंगा के समान सबका हित करे। मैंने ये बात बता दी और मैंने कहा साहित्य के उत्कृष्ट प्रतिमानों में ये बहुत सारे होते हैं, ये वाले बात मैंने बता के और मैंने क्वेश्चन क्रिएट कर दिया, समझिएगा मेरी बात। आप चाहिए तो मान लीजिए कई बच्चे आप में ऐसे होंगे जिनको यार कविताएं नहीं याद होगी, कौन कौन ऐसे जिनको ये सब याद नहीं होता है, दोहा कविता ये सुनते ही हार्ट अटैक आने लगता है। 2 लोग एक साथ एकदम अड़ोस पड़ोस में बैठे हैं और एक विकास, ठीक है, ऐसे में आप नए तरह का इंट्रोडक्शन सोच सकते हैं, इनोवेटिव इंट्रोडक्शन सोच सकते हैं। जैसे ये तो करंट अफेयर्स में सबको पता होगा, प्रीलिम्स में कोई झूठ नहीं बोलेगा कि गीतांजलि श्री को पुरस्कार मिला था रेत की समाधि के लिए, बुकर पुरस्कार। तो आप क्या कर सकते हैं, बुकर पुरस्कार है क्या बताओ, उत्कृष्ट साहित्य को ही तो बुकर पुरस्कार मिलता है,
एक कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं, उत्कृष्ट साहित्य होगा तभी तो बुकर पुरस्कार मिलेगा। तो आप यहां भी इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं कि उत्कृष्टता का एक पैमाना है और इनको मिला है बुकर पुरस्कार। एक न्यूज आर्टिकल के माध्यम से भी आप क्या कर सकते हैं, अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने वही कहा, जब आप पहले एक बार रफ कर लेंगे इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, तो इससे फायदा ये होगा, इंट्रोडक्शन लिखते समय आप कंफ्यूज नहीं होंगे। पहली बात, माइंडसेट एकदम क्लियर रहेगा कि मुझे या तो न्यूज के माध्यम से करना है, कोई कविता के माध्यम से करना है, कोई स्टोरी के माध्यम से करना है। हो सकता है कोई स्टोरी बताना चाहे कि जैसे मैंने एक स्टोरी हमेशा सोच रखी थी, प्रधानमंत्री मन की बात, मन की बात वाली स्टोरी हमेशा से मेरे दिमाग में एकदम क्लियर थी कि मन की बात चल रही है और हमारे प्रधानमंत्री कुछ कुछ बोल रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि भाई सरकार भी वही है जो कॉपी चेकर है, सबके अंदर तो थोड़ी फीलिंग होती है ना, देशभक्ति की, राष्ट्रवाद की, सबके अंदर फीलिंग होती है। तो एक मैंने वैसा इंट्रोडक्शन तैयार कर लिया था। तो आप चाहें तो इस 3-4 प्रकार के टेम्पलेट्स तैयार कर लीजिए पहले से, मेरे कहने का ये मतलब है, ठीक है। 4-5-10 प्रकार के टेम्पलेट्स पहले से तैयार कर लीजिए। जैसे एक ये भी आप कर सकते हैं, मतलब एक मैं और टेम्पलेट बता रहा हूं, एक टेम्पलेट होता है आपका महाभारत का टेम्पलेट। तो महाभारत में आप क्या कर सकते हैं, साहित्य बताना है। गीता से बड़ा कोई रचना आज तक तो हुई ही नहीं है, मतलब यूपी पीसीएस भी नहीं मानता है कि गीता से कभी निष्काम कर्म पे क्वेश्चन पूछ देता है, कभी अनासक्त योग पे क्वेश्चन पूछ देता है। ये सब सबके दिमाग में है ना, डेजावू टाइप का हो रहा है क्या सर? सुना सुना तो लग रहा है ऐसा, है ना, सबको ऐसा सुना सुना लग रहा है ना। हाँ, तो ये बात समझिएगा। तो गीता से बड़ा तो कोई साहित्य है नहीं। तो आप इस बात को भी कोट कर सकते हैं कि युद्ध के दौरान पूरी दुनिया का हित करने वाला जो साहित्य ऐसा, और आप उसको दृश्य दिखा सकते हैं, कहानी वाला दृश्य, कि महाभारत का युद्ध चल रहा है, अर्जुन लड़ने से मना कर दे रहे हैं, अर्जुन लड़ने से मना कर दे रहे हैं। ऐसी रचना श्री कृष्ण ने की कि अर्जुन ने न केवल युद्ध किया बल्कि क्या किया, जो बुरी शक्तियां, या फिर मतलब अपने शब्दों में, शब्द तो आप लोग गढ़ लेते होंगे, है ना, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होती, मैं बस कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। तो क्या किया, ऐसा साहित्य गढ़ा, ऐसा रचना की, या ऐसी रचना की कि मतलब कमाल हो गया, धोती फाड़ के रुमाल हो गया, एकदम मोटिवेशन से लेके हर चीज उसमें बता दी, कर्मवाद, ज्ञानवाद, सारी चीजें, मतलब। तो अगर वर्तमान साहित्य की उत्कृष्टता देखें तो उसको भी एक पैमाना रख सकते हैं। तो 4-5 टेम्पलेट्स अपने दिमाग में आप रख सकते हैं, सेट कर सकते हैं पहले से। तो कौन कौन सा टेम्पलेट है, एक महाभारत का युद्ध, इस पे थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैं सजेशन दूंगा। एक महाभारत का युद्ध, 1-2 तुलसीदास की कविता, 2-4 छोटी छोटी कविताएं याद कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि ये साहित्य की उत्कृष्टता के पैमाने वाले पर ही, क्वेश्चन अलग अलग प्रकार का है ना, तो भी आप इसको टेम्पलेट्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक हो गया अशोक कलिंग का युद्ध, कि कलिंग के युद्ध में अशोक एकदम मतलब हृदय विदारक परिस्थिति है, अशोक क्या डिसीजन ले रहा है, ठीक है। एक हो गया आपका कृष्णदेवराय और विजयनगर, तेनालीराम दरबार में होते थे ना, तो कृष्णदेवराय और तेनालीराम की डिबेट को आप एक कहानी बना सकते हैं, ठीक है। फिर आप क्या कर सकते हैं, किसी न्यूज आर्टिकल को कहानी बना सकते हैं। इन 5-6 टेम्पलेट्स को अगर आप लेके जाएंगे तो इंट्रोडक्शन में आपको समय भी कम लगेगा, बहुत ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा, और आप एक बार रफ डायग्राम बना लेंगे, रफ डायग्राम बना लेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी और ऐसे बहुत शानदार हो जाएगा। तो जो आप सामान्यतः अगर आप 80 नंबर पाते हैं तो मिनिमम आपके 10 नंबर बढ़ जाएंगे, 90 तो श्योर आ जाएगा। उसके बाद बीच वाली चीजों हम सही करते जाते हैं, थोड़ा और डायमेंशन चेंज करते हैं, थोड़ा राइटिंग सुंदर बना लेते हैं कि एग्जामिनर पढ़ पाए, तो कुछ ऐसी चीजें कर लेते हैं जिससे ऐसे में हमारे नंबर बढ़ जाते हैं। जो महत्वपूर्ण चीज है उसको अंडरलाइन कर दिया, केवल महत्वपूर्ण चीजों को, ये नहीं कि सर हम तो इतने बड़े तोप हैं कि हर चीज ही महत्वपूर्ण लिखते हैं, तो हम पूरा पेपर ही अंडरलाइन कर देते हैं, इतना बढ़िया ऐसे लिखते हैं सर, हर पॉइंट ही महत्वपूर्ण लिखते हैं। तो सारा नहीं, जो आपको लगे, कुछ आपको लगता है कुछ ब्लैक पेन से थोड़ा सा रंग बिरंगा होली खेलना है, अब ऐसा भी होली मत खेलिएगा कि 17 तरह का कलर, ये सब नहीं, 1-2 कलर, ऐसे में इतनी चीजों की अनुमति है जो कि आप बढ़िया से कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे वाला कुछ कुछ लगा कि आज जो ऐसे दिए थे कुछ इंप्रूवमेंट इन बेसिस पर कर सकते हैं आप लोग, वापिस उन ऐसे पे सो सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, चूंकि आपका जीएस पेपर 1 का क्वेश्चन है, ठीक है, जीएस पेपर 1 का पेपर है, मैं मान के चलूंगा कि यहाँ पे मैक्सिमम लोग यूपी पीसीएस वाले ही हैं, जनरली सारे वही हैं, क्योंकि मुझे यही बताया गया है कि सर 90। कीर्ति मैम, हाँ कुछ बोलिए, आप बोलिए। हाँ, मुझे ये पूछना है, आज के क्वेश्चन में जो ऐसे था उसमें मैंने हेडिंग्स का यूज कर दिया, तो क्या वो क्या गलत है? हेडिंग से यूज किया, थोड़ा बताइए क्या हेडिंग से यूज किया। जैसे एफटीए पे था तो मैंने पूछा था एफटीए से इम्पैक्ट वगैरह क्या होते हैं, उसके क्या चैलेंजेस होते हैं, तो इज्जत मैंने ऐसे पढ़िए, इज्जत ऐसे तो पढ़िए, पढ़िए ऐसे, मतलब ऐसे का जो टॉपिक है वो पढ़िए। अच्छा, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है अगर ये 2 मिनट हम और डिस्कशन करें? बता दीजिए भाई, लोकतंत्र में सबका सम्मान होगा। सर हमें बहुत दिक्कत है, जिस काम के लिए आए वही करिए और समय नहीं है हमारे पास, ऐसे ही एकदम क्रुशियल समय चल रहा है सर, 1 भी मिनट हम इस पर डिस्कशन नहीं चाहते।
जल्दी बताइए। ठीक सर है, एक बाकी सेकंड। हाँ ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, तब तक काम की बात थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ। देखो, हेडिंग कभी ये नहीं ना लिखते हो कि प्रस्तावना, मुख्य सर भाग। क्वेश्चन ऐसे था, इंडियाज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद द वर्ल्ड एंड इट्स इफेक्ट। ठीक है, ये है एफटीए और उसका इफेक्ट वर्ड पे क्या है, ये ठीक है, मतलब नहीं सॉरी, इफेक्ट क्या इंडिया पे है क्या ये है? पूछा है, और इंडिया इंडिया पे। का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद वर्ड पूछा है, ये पूछा है। हाँ ठीक है, अच्छा, सर। आपने हेडिंग्स क्या क्या दी हैं, कुछ सर डायरेक्ट जैसे हेडिंग्स? मैंने डायरेक्ट जैसे मैंने कल्चर पे दिखाया, तो मैंने कल्चर हेडिंग डाली, फिर उसको मैंने बांटा, जैसे फूड, मैरिज, फैमिली, इन पर क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि इन पे भी फर्क देखिए, पड़ेगा। मैं समझ तो गया, मैंने मेरी बात, एनवायरमेंट दिखा दिया, तो मैं जैसे समझ गया। बायोडाइवर्सिटी लॉस, इस तरह से मैंने इसको कर दिया। देखिए, अब एक चीज मैं बता रहा हूँ, देखिए हेडिंग देना गलत तो नहीं है, मतलब गलत मैं कहूँ गलत है तो गलत नहीं है, झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, ऐसे में सामान्यतः मना किया जाता है। क्यों? ऐसे में फ्लो बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखिए, जीएस के आंसर और ऐसे के आंसर में क्या अंतर होता है? जीएस में हम टू द पॉइंट बात लिखते हैं, जैसे कल्चर लिखा और दो ठो एरो बना के लिख दिया कि घर पे ये प्रभाव, द्वार पे ये प्रभाव और गांव पे ये प्रभाव, दो तीन पॉइंट सीधे सीधे लिख दिया। अगर हम जीएस का आंसर लिख रहे हैं तो टू द पॉइंट लिखते हैं। ऐसे में हमें चाहिए होता है पैराग्राफ, और ऐसा पैराग्राफ चाहिए होता है, ऐसा फ्लो चाहिए होता है जो पिछली चीजों से भी कनेक्ट करे और आने वाली चीजों का भी रास्ता बताते जाए। ऐसे में फ्लो बहुत महत्वपूर्ण होता है, ब्रेक एकदम लॉजिकल नहीं होता है। तो जब आप अचानक से हेडिंग डालते हैं कि सोशल डाला और उसको बक्से में बंद किया फिर पॉइंट लिखा, कल्चरल डाला बक्से में बंद करके फिर पॉइंट लिखा, तो आपने डायमेंशंस तो अलग अलग दिखा दिए, लेकिन कनेक्टिविटी और फ्लो की कमी हो जाएगी। दिख रहा है? तो बेटर है इस चीज को आप ऐसे लिखे ना, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, या फिर क्या कहते हैं, फर्स्टली फ्रॉम सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, सेकेंडली फ्रॉम कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू। आप इस बात को इस तरह से भी लिख सकती हैं, और कल्चरल लिख के उस पर कल्चर वाले पे अंडरलाइन कर दीजिए। मतलब समझिए, इस चीज को सही किया जा सकता है बिना टेंशन के। तो आपकी हेडिंग वाला काम भी हो गया, जो आप हेडिंग डालना चाहती हैं, जो एग्जामिनर को आप यही तो दिखाना चाहती हैं कि देखो मेरे पास इतने डायमेंशन है, यही तो आपका टारगेट तो यही था। और एक टारगेट और यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया कि आपको फ्लो भी मेंटेन करना है। ठीक है, तो आपका फ्लो भी मेंटेन हो गया। तो बेटर होगा कि आप डायरेक्ट हेडिंग ना डाल के इस तरह से हेडिंग डालिए। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करें क्वेश्चन आज का। तो आप लोग को मैं दूंगा 7 मिनट, ठीक है, 7 मिनट दूंगा। दो काम कर सकते हैं, देखिए मुझे आप लोग दो बात बताइए, आप लोग पूरा आंसर लिखना चाहते हैं कि स्ट्रक्चरिंग करना चाहते हैं? पहले वोट कर लो भाई सब लोग सामने आके। तो पूरा आंसर लिखना चाहते हैं एग्जैक्ट 7 मिनट में 125 शब्द, की स्ट्रक्चरिंग करना चाहते हैं? सर ये पॉइंट्स मैंने सोचे हैं, कैसा करना चाहते हैं? स्ट्रक्चरिंग सर। क्या बात है, मुझे अंदर से फीलिंग आ ही रही थी सभी लोग, सर आंसर तो दिन भर लिखते ही रहते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरिंग करने का ये फायदा रहेगा, हम लोग जल्दी से जल्दी डिस्कशन कर लेंगे, और क्वेश्चन 5-6 कर सकते हैं हम लोग, 3-4 तो एटलीस्ट कर ही लेंगे। ठीक है, तो अब तरीका ये होगा, पहले रूल्स एंड रेगुलेशन में बता देता हूं। आपको 3 मिनट के समय दिए जाएंगे। ठीक है, करना ये रहेगा, आपको हर क्वेश्चन में पहले तो ये डिसाइड करना रहेगा कि इंट्रोडक्शन में ये वाला बैकग्राउंड या ये चीज मैं लिखूंगा। मतलब पूरा इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है। जैसे मैं अगर मैंने क्वेश्चन दिया कि भारत महिला सशक्तिकरण के रास्ते पे अन्य देशों से पिछड़ रहा है, चर्चा करें, तो आपको पूरा इंट्रोडक्शन ये नहीं लिखना है कि हालिया ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट में भारत का 128 रैंक आया है, जो कि बहुत बड़े देशों में सबसे पिछड़े स्थान पर है, जो कि भारत में महिला असमानता को दर्शाता है। ऐसा कुछ कुछ नहीं लिखना है, आपको केवल ये पॉइंट लिखना है, इंट्रो में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स बताऊंगा। समझ गया? ये मामला क्लियर? बताओ भाई, इसीलिए मैं कह रहा हूं सब लोग सामने आ जाइए, तो एक बार थोड़ा चेहरा देख के भी समझ में आता है ना कि समझ में आ रही है मेरी बात की नहीं समझ में आ रही है, इसीलिए कह रहा हूं। बाकी ऐसा नहीं है कि मुझे क्या कहते हैं डरना है रात में इसलिए आप लोग का चेहरा देखना है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा पता चलता है कि क्योंकि क्लासरूम में नहीं है ना हम लोग, सबसे बेटर होता है कि हम लोग क्लासरूम में रहते। ठीक है, लेकिन वो चीज तो हो नहीं पा रही है, तो फायदा यही है गूगल मीट का, ये फायदा है कि हम लोग सामने सामने बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये सबको समझ में आ गई। अब दूसरी बात ये, मेन बॉडी में भी आपको केवल पॉइंट सोचने हैं कि महिला सशक्तिकरण पीछे क्यों है, तो सामाजिक कारक में तो आपको डालना है सामाजिक कारक 1-2, कि भैया पढ़ाई पे ध्यान मतलब पढ़ाई, एजुकेशन, हेल्थ, है ना, डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये सीधे पॉइंट्स आपको डालने हैं, ना कि एक्सप्लेन करके लिखना, नहीं, आपको पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स काउंट करने हैं कि जैसे क्या कहते हैं पिंक कॉलर जॉब्स, ठीक है, ग्लास सीलिंग, ग्लास क्लिफ, केवल टू द पॉइंट आपको बातें नोट करनी है बस।
फिर कंक्लूजन में कि मैं कंक्लूजन क्या दूंगा, तो मैं मान लो मेरे दिमाग में कंक्लूजन दो तरह के हैं। एक अंबेडकर का स्टेटमेंट है कि डॉक्टर अंबेडकर का स्टेटमेंट हो सकता है कि क्या कहते हैं किसी देश की प्रगति उसी पे नापी जाती है। और कंक्लूजन क्या हो सकता है, आईएमएफ में जो क्रिस्टीना लेगार्ड थी जो पुरानी, उन्होंने कहा था अगर भारत में समानता हो जाए, महिला समानता हो जाए एग्जैक्ट, तो क्या हो 25% जीडीपी बढ़ जाए। ठीक है, जितने कोई कोई कुछ बोला है, कीर्ति मैम कुछ आप बोल रही हैं शायद। वो नहीं सर, एक्चुअली 28% था वो। हाँ हाँ, अरे मतलब मैं समझ गया, माफ कीजिए, म्यूट कर दीजिए एक बार। कोई लोड नहीं है इसमें, इन छोटे मोटे फैक्ट पे एकदम लोड जिंदगी का लेना ही नहीं है। एग्जामिनर को नहीं पता था कि 28.1% उन्होंने कहा या एग्जैक्ट 24.9, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलता है इतना, एकदम नॉर्मली चलेगा। ठीक है, एक बार म्यूट कर दीजिए, नहीं तो सबको आवाज डिस्टर्ब होती है। ठीक है ना, मान लीजिए आप किसी से बात कर रही हैं तो पता चला यहाँ पे है ना, और सब रिकॉर्डिंग चल रहा है, पता चला बात भी वायरल हो गई, तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो तुरंत म्यूट वाला रिस्क एकदम नहीं लेना है। ये बात समझ में आ गई। आप ये बात आपको सोचना है कि कौन सा मैं कंक्लूजन लिखूंगा या लिखूंगी, बस केवल ये। ठीक है, क्या कंक्लूजन एग्जैक्ट होगा वो नहीं, क्या लिख सकती हूं या लिखूंगी। जैसे एक और तरीका होता था इसी क्वेश्चन में कंक्लूजन का, नीति आयोग वाले क्या कहते हैं, कर्म शक्ति, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, महिलाओं में ये कर देंगे तीनों चीज तो सशक्तिकरण बढ़ जाएगा। तो जो भी कीवर्ड्स आपके दिमाग में, आपको केवल कीवर्ड्स पे बेसिस पे स्ट्रक्चरिंग करनी है। क्लियर, स्टार्ट करें। ठीक है, 3 मिनट का आपको समय मिलेगा क्वेश्चन लिख लेने के बाद, तो मैं 1.5 मिनट तक क्वेश्चन रिपीट करूंगा। सभी भाई बंधुओं से या भाई बहनों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सामने आ जाइए, डरिए मत, बहुत जरूरी है, आपकी पर्सनैलिटी में भी ये चीजें काम की आएगी। ठीक है, जब तक कि ऐसी स्थिति ना हो, मैं फिर वही रिपीट कर रहा हूं, ऐसी स्थिति ना हो कि नहीं। हिंदी आईएएस एकेडमी म्यूट करिए, म्यूट करिए आप, आपकी आवाज डिस्टर्ब कर रही है और क्लियर आ भी नहीं रही है, म्यूट करिए। अच्छा, अभ्युदय के सारे लोग यहाँ पे नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ, वो लोग यहाँ पे है नहीं। जैसे कई लोग अभी इस बार सेलेक्ट भी हुए, लेकिन वो लोग भी दिख नहीं रहे। तो क्या सर वो सारे लोग नहीं आ रहे क्या? कोई बात नहीं, खैर। तो पहला क्वेश्चन हम लोग मॉडर्न इंडिया से करेंगे इस बार। आप लोग का चूंकि हिस्ट्री और यही सब पेपर है ना, जीएस पेपर 1 होने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए, है ना। ये टेस्ट सीरीज जो मार्केट में अवेलेबल टेस्ट सीरीज है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, वही सब क्वेश्चन है, तो उसका लोड नहीं लेना है। लेकिन हम लोग लिखने का नया तरीका सोचेंगे, किस तरीके से हम आंसर्स को लिखते हैं, अलग अलग तरीके से डिस्कशन करेंगे। 3 मिनट आपको समय मिलेगा सोचने का, यही सबसे ज्यादा प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन, मतलब 125 शब्द वाले क्वेश्चन आपको 7 मिनट में लिखने हैं, 200 शब्द वाले क्वेश्चन आपको 11 मिनट में लिखने हैं। तो अगर 3 मिनट में आपने स्ट्रक्चरिंग और बाकी चीजें क्लियर कर ली हैं, पॉइंट सोच लिए हैं, तो आप आराम से क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे, तो आपको लोड नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए सभी लोग। रेलवे प्रणाली को, पहले हिंदी में बोल दे रहा हूं फिर इंग्लिश में, रेलवे प्रणाली को भारत के आधुनिकीकरण के लिए नहीं, ठीक है, यानी जो रेलवे प्रणाली है, रेलवे प्रणाली को भारत के आधुनिकीकरण के लिए नहीं, अपितु अंग्रेजों के साम्राज्यवादी, औपनिवेशिक एवं सामरिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निर्मित किया गया था। परीक्षण कीजिए। एक बार और रिपीट कर दूं ना हिंदी में, ठीक है। तो रेलवे प्रणाली को भारत के आधुनिकीकरण के लिए नहीं, अपितु अंग्रेजों के साम्राज्यवादी, औपनिवेशिक एवं सामरिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निर्मित किया गया था। परीक्षण कीजिए। इंग्लिश में बोल रहा हूं, द रेलवे सिस्टम वॉज नॉट बिल्ट फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, द रेलवे सिस्टम वॉज नॉट बिल्ट फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया, बट टू फुलफिल द इंपीरियलिस्ट, कॉलोनियल एंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रिटिश। ठीक है, इंपीरियलिस्ट, कॉलोनियल एंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रिटिश। एग्जामिन द स्टेटमेंट। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ ना सभी को? तो स्टॉप वॉच में स्टार्ट करते हैं। 3 मिनट का आपका समय है, 9:29 हो रहा है, 9:32 से। सर थोड़ा क्वेश्चन रह गया था, अंग्रेजों के साम्राज्यवाद, औपनिवेशिक और सामरिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु। ठीक है, शशि फिर म्यूट कर दीजिए वापस। 3 मिनट का समय, लिखिए, यही चीज सोचिए तुरंत।
बड़ा जल्दी समय बीता यार, ऐसा कैसे हो गया? हो गया सबका? चलो टाइम अप। मुझे पता है कई लोगों ने उसमें भी चालाकी की थी। चलो एक आधा मिनट का और समय दूं? चलो टाइम अप करते हैं ना, ठीक है। अब चलिए, अब एक काम ये करेंगे, पहले आप लोग बताएंगे। तो 2 लोगों से मैं इंट्रोडक्शन पूछूंगा क्या सोचे हैं, फिर 2 लोगों से पूछूंगा मेन बॉडी में क्या क्या पॉइंट सोचे हैं। सुनिए, तरीका मैं पहले बता दे रहा हूँ। 2 लोगों का ना, 2 लोगों ने, 1 लोग से ही पूछूंगा। 1 लोग बताएंगे इंट्रोडक्शन, 1 लोग बताएंगे मेन बॉडी और 1 लोग बताएंगे कंक्लूजन। उसके बाद आप में से जिस व्यक्ति को लगता है सर मेरे पास एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, ध्यान में रहे, पहली बात ध्यान से सुन लीजिए रूल्स। सर मेरे पास एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, तो वो हाथ उठा के बोलेगा, ठीक है। ऐसे हाथ उठाएगा, सामने आएगा स्क्रीन के और बोलेगा सर मेरे ये भी पॉइंट्स हैं, मैंने ये भी सोचा है। फिर मैं बताऊंगा कि वो सही है कि गलत है, ठीक है। और फिर अंतिम में अगर मुझे लगेगा कि मुझे आप लोग में कुछ इंप्रूवमेंट करानी है तो मैं वो करा दूंगा। ठीक, क्लियर है ना? अब चलो, अब मुझे एक बात बताओ, तो इंट्रोडक्शन कौन बता रहा है? तो ये 2 लोग जो साथ में बैठे हैं, माइक हटाइए। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। तो चलिए बताइए इंट्रोडक्शन क्या सोचा आपने इंट्रोडक्शन? सर मैंने इंट्रो में लिखा है कि भारत में रेलवे प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी द्वारा सन 78 में की गई थी। इंट्रो यहाँ से स्टार्ट किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। तो एक इंट्रोडक्शन का ये तरीका है। अब म्यूट कर दीजिए आप वापिस। आप में से कोई और है जिसने कुछ अलग तरीके से लिखा है, बताना चाहता है सर मैंने ये सोचा, इनोवेटिव कोई है जो बताना चाहता है? हाथ उठा के बोल दे। जैसे ये कॉमन इंट्रोडक्शन है, जनरली मैं मान के चला हूं कि मैक्सिमम लोगों ने यही डायरेक्शन में लिखा होगा। जैसे कुछ लोग हो सकता है ये लिख दिए हो कि पहली रेलवे मुंबई से ठाणे के बीच चली, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, नो डाउट, इसमें आपके पास ऑप्शन है। कोई है जो नया बताना? हाँ कीर्ति मैम बताइए क्या लिखा आपने? तो मैं ने म्यूट करके बताने की आज तक टेक्नोलॉजी नहीं आई है, हटाइए म्यूट फिर बताइए। सॉरी सर, हाँ, मैंने ये लिखा था कि जो रेलवे सिस्टम इंडिया का वो सेकंड है वर्ल्ड में, और जो इसकी स्टार्टिंग हुई थी वो बेशक जो है इंपीरियल कॉलोनी और स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्ट्स को फुलफिल करने के लिए हुई थी, लेकिन इसका हमारे डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, अब म्यूट करिए, मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे इस इंट्रोडक्शन में थोड़ी सी खामी हो जाती है। खामी का मतलब अब समझिएगा, बात ये आती है, हम एक हिस्ट्री के आंसर की बात कर रहे हैं, तो स्टार्ट हम बैकग्राउंड से कर सकते हैं, हिस्टोरिकल आंसर की। मिड पॉइंट में करंट बता सकते हैं, वर्तमान, जो उस समय वर्तमान में किया गया वो। कंक्लूजन में हम वे फॉरवर्ड या भविष्य की बात बता सकते हैं। तो जो आपने लिखा ना कि वर्तमान में सेकंड है, ये बात बेटर होता कि आप कंक्लूजन में अगर डालती इन केस कि वो जो स्टार्ट हुआ था रेलवे इतना पहले, जो डलहौजी ने स्टार्ट किया था, उसने नो डाउट की ब्रिटिश के इंपीरियलिस्ट और स्ट्रेटेजिक हितों को मतलब पूरा किया, लेकिन साथ में आधुनिकरण में भूमिका निभाई, और इसी कारण से आज भारत रेलवे में सेकंड लेवल पे है। समझ रही है इस बात को? अर्ली स्टार्टर है भारत में। तो अब ये मामला एक कॉन्सेप्ट सबका क्लियर हुआ, हाँ या नहीं बताओ? कि जब हम आंसर लिखते हैं, खासतौर पे हिस्ट्री के आंसर लिखते हैं, तो इंट्रोडक्शन हमारा आगे नहीं, भाई कहीं भी कोई भी चीज हम कर रहे हैं, 1 के बाद 2 के बाद 3, गिनती इस तरह से गिनते हैं, न कि पहले 2 गिन दिया फिर 3 फिर 1 अचानक से। गिनती भी काउंट करने का यही तरीका होता है। तो इंट्रोडक्शन, उसका बैकग्राउंड आप लिख सकते हैं कि आप इस बात को बता सकते हैं कि देखिए अब मैं बताता हूं, 2-3 तरह से इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। पहली बात, आप लॉर्ड डलहौजी की पॉलिसी बता सकते हैं शॉर्ट में, और रेलवे उस पॉलिसी को कैसे फुलफिल कर रहा है उस बात को बता सकते हैं। लॉर्ड डलहौजी नंबर 1 इंपीरियलिस्ट किस्म का व्यक्ति था, रेलवे के पीछे उसकी सोच क्या थी, और अंग्रेजों को फिक्स रिटर्न प्रोवाइड करना उसकी थिंकिंग थी, जो भी आप सोच सकते हैं। नंबर 1 थिंकिंग। नंबर 2, आप क्या कर सकते हैं, उस समय के भारत की एक्टिविटी बता सकते हैं कि भारत में ऐसा चल रहा था, इस वजह से रेलवे लाया गया, ठीक है। क्या चाहिए था, अंग्रेजों की डिमांड क्या थी? बड़े बाजार, बड़ा मार्केट, ये डिमांड थी, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? ये भी बता सकते हैं। और जो तीसरा जो आपने बोला, सबके अलग अलग हो सकता है इंट्रोडक्शन, कोई समस्या नहीं है। तीसरा जो ये जो 2 लोग साथ में बैठे इन्होंने बोला है, एकदम क्लियर, बहुत सही, टू द पॉइंट है कि इस दिन रेलवे ऐसा समय में इस मुहूर्त में स्टार्ट हुआ और यहां से यहां तक रेलवे शुरुआत की गई, जो ऐसा है, ठीक है। बहुत सही, परफेक्ट इंट्रोडक्शन। अब हाँ कुछ नहीं कुछ, हाँ बताइए। सर मैंने ऐसे लिखने की कोशिश की थी कि जो औपनिवेशिक काल की नीतियाँ थी वो साम्राज्यवाद से प्रभावित थी। फिर मैंने लिखा कि वाणिज्यीकरण औद्योगिकरण को बढ़ावा देने हेतु
ये 1853 में मुंबई से थाने के बीच में रेलवे का बहुत विकास बढ़िया। किया गया, इससे हाँ, शुभारंभ यही किया मैंने गया। बोला, वेरी गुड। इस इंट्रोडक्शन में आपको 0.5 नंबर एक्स्ट्रा मिलने हैं, क्योंकि आपने क्या दिया, आपने बैकग्राउंड दिखाया कि वो चीज चल रही थी भारत में, ठीक है, ये चीज चल रही थी, ब्रिटिश की पॉलिसी ऐसा चल रही थी, रेलवे भी उसी पॉलिसी के एक अंग के रूप में 1853 में स्टार्ट हुआ, टू द पॉइंट आपने अपनी बात कही, ठीक है। तो ये बात समझिएगा सभी को। अब मुझे जानना है मेन बॉडी, मेन बॉडी के कितने पार्ट्स हैं। तो फीमेल लोगों को अवसर मिल गया, थोड़ा मेल्स को अवसर देखा जाए कौन जीत रहा है आज, अगर लड़ाई हो जाए मारपीटैया। तो चलिए श्रवण भाई बताने के इच्छुक हैं आप, चलिए बताइए मेन बॉडी में कौन कौन से पॉइंट्स आपने सोचे। म्यूट हटा के सर बताइए। इसमें जैसे ये है औपनिवेशिक वाला, औपनिवेशिक वाले से स्टार्ट हो सकते हैं जिनका उद्देश्य था अधिक से अधिक धन कमाना, हाँ, और भारत के कच्चे माल का रुकिए अभी मेरी बात उसके लिए उनको अच्छे रुकिए मेरी बात सुनिए। पहले तो बताइए नंबर ऑफ पॉइंट्स आपने कितने सोचे, काउंट ये बताइए कितने, सर इतने पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। म्यूट हटा के। सर 3 पॉइंट्स आपने सोचे हैं, और उसको आप शॉर्ट में बताइए, सर ये 3 पॉइंट्स हैं। एक औपनिवेशिक बनाया है, उसमें 3 पॉइंट, एक साम्राज्यवाद बनाया उसमें 3 पॉइंट, इसमें 3 पॉइंट, इस तरह से। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, अब सुनिए सभी लोग, बहुत बढ़िया। देखिए मेन बॉडी, अब मैं एक बार शॉर्ट में सभी को एक्सप्लेन कर देता हूं। मेन बॉडी के इन्होंने 3 पार्ट्स बताए हैं, एक औपनिवेशिक हित, एक साम्राज्यवादी हित, एक रणनीतिक हित। इसी वजह से जानबूझ के क्वेश्चन ऐसा दिया गया है। क्वेश्चन देने का एक बड़ा कारण है यही था कि नहीं तो मैं चाहता तो सीधे सीधे, समझ रहे ना इस क्वेश्चन को, देखिए बहुत बढ़िया, इसीलिए मैं पहले ही बीच में टोक के बोल रहा हूं, यही स्ट्रक्चरिंग मैं चाहता था कि आप लोग करें। मैं चाहता था क्वेश्चन सीधे सीधे ऐसे दे देता, रेलवे वाला क्वेश्चन सीधे सीधे ऐसे देता। रेलवे को भारत के आधुनिकरण नहीं बल्कि ब्रिटिशों द्वारा अपने हित के लिए निर्माण किया गया था, एग्जामिन द स्टेटमेंट। लेकिन 3 कीवर्ड्स बीच में बोले थे, साम्राज्यवादी, औपनिवेशिक और सामरिक। जो सबसे अच्छे आंसर होते हैं ना वो 3 अलग हेडिंग्स में होते हैं, ठीक है। अब मुझे बता दें 3 अलग हेडिंग्स, सब हेडिंग्स किसने दी थी, तो हाथ उठाए एक बार। सर मैंने भी ये काम किया था, ठीक है, 2 लोग यहाँ पे दिख रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होता है ना, इससे संजीत वर्मा भी कह रहे हैं, मैंने भी किया था। इससे क्या होता है, इससे दिखता है एग्जामिनर को कि यार मैंने 3 पॉइंट्स पूछे, आपने 3 बता दिए। अब अच्छी बात ये होगी, हर हेडिंग्स में आपने सब हेडिंग्स में 2-2, 3-3 पॉइंट्स भी बता दिए ना, आपका आंसर कंप्लीट। लेकिन यहां पर एक रिस्क भी आएगा। रिस्क क्या आएगा कि औपनिवेशिक और साम्राज्यवादी, पहले तो हमें अंतर ही नहीं पता होता कि औपनिवेश और साम्राज्यवाद में अंतर। हालांकि यूपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछा था, यूपी पीसीएस भी हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे इस साल, कि उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद में अंतर बताते हुए, ठीक है, भारत में अंग्रेजों की औपनिवेशिक नीतियों पर चर्चा करें। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। अगर आपके माइंडसेट एकदम क्लियर है, देखो मैं एक ही चीज आप लोग से प्रॉपर डिस्कशन कर रहा हूं सही तरीके से। अगर माइंडसेट आपका एकदम थॉट प्रोसेस क्लियर है तो आप क्या करेंगे, तीनों हेडिंग्स डालेंगे। लेकिन अगर आपको डाउट है, क्योंकि एग्जाम में समय की कीमत बहुत ज्यादा होती है, तो आप क्या करेंगे, 2 हेडिंग्स डाल दीजिए। औपनिवेशिक और साम्राज्यवादी हित एक बार में डाल दीजिए, सामरिक हित एक बार में डाल दीजिए। बात समझ में आई, ये बात समझ में आई ना, क्लियर। तो ये भी आप काम कर सकते हैं, इसमें भी कोई समस्या नहीं है, उतना ही अच्छा माना जाएगा जितना 3 हेडिंग्स माना जाएगा, ठीक है। श्रवण अब एक एक करके तीनों पॉइंट्स बता दीजिए। सर तीनों में मैंने ये सोचे थे, जल्दी बताइए। औपनिवेशिक में कौन से पॉइंट्स आपने सोचे? सर इसमें अधिक से अधिक धन कमाना, और भारत से कच्चे माल की प्राप्ति करके ब्रिटेन भेजना, फिर वहां से पुनः उसको सामान बना के भारत को एक बाजार के रूप में यूज करना। बहुत बढ़िया, सर क्या बात है। साम्राज्यवादी में डलहौजी की विलय नीति थी, तो उसका अधिक से अधिक प्रसार करना था और उन राज्यों पर नियंत्रण करना था। तो उसके लिए अपने सैनिकों को वहां भेजना था। इसके लिए ये रेलवे अच्छा परिवहन का काम कर सकता था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सर इतना ही समझ में आ रहा है, और तो सामरिक में सर लिखा नहीं, अभी सामरिक का नहीं लिखा है। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। कोई और ऐड करना चाहता है? सर मेरे ये पॉइंट्स हैं, जल्दी बताए भाई। कीर्ति मैम आप ऐड करना चाह रही है? सर मैंने हाँ, ये लिखा है उसमें कि बेटर, सामरिक वाले में बेटर लॉ इम्प्लीमेंटेशन के लिए, हाँ, जो फिर मैंने कहा कि सैनिकों की आवाजाही आसानी से हो जाती थी। ठीक है, वो फिर मैंने उन्होंने बताया था ये वाला। हाँ, रिवॉल्ट वगैरह जो होते थे तो उनको दबाने में जो है इसका बहुत बड़ा योगदान था। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये बात समझिएगा, देखिए बस 1 मिनट, बस बीच में मुझे बोलने दीजिए। ये बात समझिएगा, ऐसा कतई नहीं लिखा है रेलवे, मतलब इस क्वेश्चन में कि एकदम 1853 में जब शुरुआत हुई वही बात बताओ।
आप पूरा भाई आप 1915 तक खींच सकते हैं, रेलवे ने कैसे उनके हितों को योगदान दिया। आप 1930 तक ले जाइए, कौन मना कर रहा है। जब तक भारत आजाद नहीं होगा तब तक इस बात को ले जाइए, ठीक है। तो उन्होंने बहुत सही किया कि जो रिवोल्ट होते थे, जो बाकी चीजें होती थी, उनको क्या क्या दबाने के लिए। और बताइए सर मैंने एक इसमें वॉर वगैरह वाला भी डाल दिया है। हाँ, जैसे कौन सा? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो उसमें इन्होंने इसका इस्तेमाल किया था ना, जब नॉर्थ ईस्ट में जब हो गई थी इंसर्जेंसी, तो मैंने ये बहुत वाला भी लिख दिया। सही है, कोई गलत नहीं है इसमें, ठीक है। देखो इनके पॉइंट सेट हो गए। कोई और बताना चाहता है? सर मैंने ये भी 2-3 पॉइंट सेट किए हैं, कोई और? एक सर इसमें 5% गारंटी शुदा मुनाफा था रेलवे में, तो वो बिल्कुल। अपने जो Perfect. वित्तीय पूंजीवाद का चलन था वो उसमें कामयाब हो वो सफल करता विद है। फैक्ट ये बता रहे हैं, ये विद फैक्ट बता रहे हैं भाई। औपनिवेशिक यही तो है, 5% गारंटेड मुनाफा। आप रेलवे में इन्वेस्ट करो, 5% गारंटेड मुनाफा देंगे, ये क्या है? औपनिवेशिक हित है, ठीक है। हालांकि मैंने ये बात इंट्रोडक्शन में बोली थी, किसी ने ध्यान दिया नहीं उस समय। किसी ने ध्यान दिया कि हाँ सर सर नींद में है? सभी लोग 9 बजे नींद में आ जाते हैं क्या? कौन कौन सो रहा है? एकदम हाथ उठा दे सर, एकदम नींद वाला माहौल है। ये बात मैंने बोली थी, तो ध्यान नहीं। ये अदिति मिश्रा हाथ उठा रही है, सर मैं सो रही थी। कोई बात नहीं, ठीक है, चलेगा, ठीक है। तो इसमें ये एक मामला और क्लियर पॉइंट हुआ? लिख सकते हैं। हाँ बताइए। अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ईसाई मिशन भी आ चुके थे 1813 में। साम्राज्यवादी हित के अंदर, बहुत बढ़िया। ये इनोवेटिव पॉइंट है और सही पॉइंट है, सबसे बड़ी बात है। तो यार सभी लोग होने वाले हो सेलेक्ट, ठीक है, बहुत सही। पॉइंट और हो सकता है कौन? बताइए क्या? सर। उनका जो साम्राज्यवाद, मतलब जो उनका रियासतें थी जिस पे उनका कंट्रोल था, वो काफ़ी बहुत ज़्यादा बृहद लेवल पे फैली हुई थी। तो सर उन पे नियंत्रण रखना, जैसे कि कहीं पे विद्रोह हो रहा है या फिर कहीं पे कोई इशू हो रहा है, तो उसको तुरंत मतलब एक्शन प्रोवाइड कराना या फिर उसके प्रति प्रतिक्रिया देना, उसके लिए भी उन्होंने कंट्रोल उन रियासतों पे करने के लिए इसका एक बिल्कुल। हालांकि ये पॉइंट इसी से मिलता जुलता पॉइंट कीर्ति मैम ने एकदम बताया था, ठीक है, कि रिवोल्ट वोल्ट हो रहा है तो उसको दबाने के लिए, ठीक है। तो वो बात हो गई। आप इसमें रियासतों वाला एग्जांपल दे सकती हैं कि ऐसा ऐसा है, ठीक है। तो मोर और लेस देखो, अगर सबका जोड़ दिया जाए तो 7-8 पॉइंट, आप लोग ने 9 पॉइंट बता दिए। ये 9 पॉइंट अगर आप लोग लिख देंगे ना एग्जाम में, तो कोई माइकल लाल नहीं है जो आप लोग का नंबर काट पाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में एक पार्ट और है, शॉर्ट पार्ट एक और है। थोड़ा मुझे वो जानना है कि ये आप लोग ने लिखा है कि नहीं। कौन बताएगा? सर एक छुपी हुई बात इस प्रश्न में और है, सर वो भी बताइए। तो कौन बताना चाहता है कि सर एक छुपी हुई बात और थी? हाँ, छुपी हुई बात ये हो सकती है, जैसे कि जो रेलवे का विकास हुआ है उसमें भारत को भी थोड़ा मतलब एक होता है कि एक वे मिल गया। बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताइए, ये आपने लिखा था नहीं पहले कि अभी सोच रही हैं जब मैंने बोला तब? सर, उस टाइम तो नहीं लिखा, लेकिन अभी दिमाग में आया। अब समझिए, टाइम अब म्यूट करिए वापस। बहुत बढ़िया, ठीक है। बोलने का ज्यादा मौका नहीं दूंगा, मैं फीलिंग समझ जाता हूँ, ठीक है। इसलिए ज्यादा मौका नहीं दूंगा, मैं चाह रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्वेश्चन कर पाए, ठीक है, ताकि आप लोग के लिए सेशन एकदम इंटरेक्टिव रहे, ठीक है। तो कम बिंदु लेकिन सीधी बात, टू द पॉइंट। प्रश्न की डिमांड है परीक्षण कीजिए, काहे नहीं कह रहा है व्याख्या कीजिए। प्रश्न कह रहा है परीक्षण कीजिए। तो क्या आप इस स्टेटमेंट से एकदम सहमत हैं? ठीक है, ठीक है, ये बात क्लियर। तो थोड़ा बहुत सीधी बात आपको बताना है कि हाँ भाई एकदम सही बात है, ये ऐसा ऐसा तो किया था, लेकिन कुछ भारतीयों के भी हित पूर्ति हो गई थी। तो 2-3 पॉइंट यहां पे बता देना है कि भारतीयों में एकता का विकास हुआ। एकता का पूर्ण नहीं, एकता। सभी जब भारत एक दूसरे से, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भारतीय भी तो गए, ठीक है। रोजगार भी मिला भाई, रेलवे बना रहे थे तो भारत में रोजगार भी मिला। एक बार म्यूट कर दीजिएगा सारे लोग, कोई भी ऑन नहीं रखेगा क्यों डिस्टर्ब होता है, ठीक है। आप लोग के बैकग्राउंड में भी नॉइस है अच्छी खासी। नेट नहीं अच्छा चलता है क्या उधर? आज अच्छी खासी संख्या में लोग हैं, खुशी हो रही है, आज थोड़ा सा बातचीत करके मजा आ रहा है। पिछली बार तो 2 ही 3 लोग आए थे, मुझे लगा यार इससे बढ़िया तो मैं जो यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ उसमें ही ज्यादा लोग आते हैं, है ना। तो कोई बात नहीं, अब ये बात समझ में आई। देखिए अब तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ना भाई, यूपी गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म है, उत्तर प्रदेश सरकार का प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे तो सीधी बात है, मेरे हिसाब से तो 4042 लोग मेंस क्वालिफाइड हुए हैं। 4042 लोग आने चाहिए थे, सीधी बात है, ना कम ना अधिक। क्यों एक भी लोग कम आ रहे हैं? ये तो बड़ा संकट वाली बात है, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, हम क्या कर सकते हैं। तो ये बात सबको समझ में आई कि दूसरी बात ये भी आपको बतानी थी कि हाँ एकता विकसित हुई, ठीक है, रोजगार भी मिला भारतीयों को, है ना। और नई सोच, आधुनिक सोच भारत के हर हिस्से में गई। तो ईसाई मिशनरियों प्रचार किया नो डाउट, लेकिन समानता, रूल ऑफ लॉ, ये बात भारत के आंतरिक भागों में भी गई। ये बात क्लियर? ये बात बताएंगे सभी लोग, ठीक है। कंक्लूजन 3 तरह के स्टार्टिंग में बता दिया था, तो कंक्लूजन हो गया।
ठीक है, तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूं। तो ये बात देखिए, जो डीएस सिंह है, ये बात इन्होंने पकड़ ली थी, हालांकि बताने के बाद पकड़ी थी। बस यही तो हमें इंप्रूव करना है, ठीक है। हाँ, आपका डी जो दो लोग साथ में बैठे हैं, तो डीएस एक लोग हैं, सिंह एक लोग हैं, ऐसा मतलब उस पे यही आ रहा है, मेरी स्क्रीन पे ये नाम पढ़ रहा है, तो मैं वही पढ़ दे रहा हूँ। तो जो इन्होंने बताया, इन्होंने वो बात, बस एग्जाम में सोचना तुरंत है भाई, एग्जाम में समय नहीं मिलेगा। तो प्रश्न का एंड बिंदु क्या है वो ध्यान देना। अच्छा, दूसरी बात, मान लो प्रश्न में चर्चा करें आ जाता, चाहे प्रश्न में आ जाता व्याख्या करें, यही आ जाता, मान लो व्याख्या करें ही आ जाता कि एक्सप्लेन, तब हम जो कंक्लूजन लिखते ना वो ये लिख देते, अलग से हेडिंग डाल के नहीं लिखते, समझिएगा। अलग से हेडिंग डाल के हम नहीं बताते कि आधुनिकरण में योगदान दिया, हम क्या करते, उस पॉइंट को कंक्लूजन में कर देते कि भाई डायरेक्ट तो उनके हित थे, उनके सारे हित थे, लेकिन इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से भारतीयों को भी कुछ कुछ ये वाले लाभ हुए। ठीक, अब मुझे लास्ट बात आप लोग से पूछनी है, क्या इसमें कोई वैल्यू एडिशन किया जा सकता है? वैल्यू एडिशन का मतलब तात्पर्य ये है, कोई मैप, कोई डायग्राम, कोई ग्राफ। सर भारत का मैप बनाया जा सकता है सर, इसमें छोड़ दिया जाए बना के, एग्जामिनर फिल इन द ब्लैंक्स लिख देते नीचे, एग्जामिनर को फिल इन द ब्लैंक्स भर लो जो भरना है। तो कोई आइडिया देना चाहता है सर, इसमें एक मैप मैं बना सकता हूं, बस लास्ट है, खत्म ये क्वेश्चन, बताओ भाई। धर्मवीर सर आप चुप बैठे हैं बहुत देर से, आप बताइए सर, इसमें ये वाला मैप होना चाहिए, जो सामने रहेगा उसी से बातचीत होगी। सर इसमें ये सवाल तो डिमांड करता है, इसमें भारत का पूरा मैप बना के हम उनके साम्राज्यवादी इसको दिखा सकते हैं कि 1856 से जब आया उसके बाद से 1900 तक लॉर्ड कर्जन के टाइम पे सबसे ज्यादा रेलवे का विस्तार हुआ था। तो उस टाइम तक हम भारत दिखा सकते हैं किस तरीके से इन्होंने वाणिज्यिक पूंजीवाद से बढ़ के मुक्त व्यापार में अपने प्रभाव को बढ़ाया, और फिर आगे, और फिर इसमें सर हम कार्ल मार्क्स के स्टेटमेंट को भी डाल सकते हैं कि रेलवे ने भारत का आधुनिकीकरण किया, साथ ही बाल गंगाधर तिलक ने, और भारत के इकोनॉमिक भाई मैं, हाँ सर मेरा भाई देखो, ऐसा कोई रैंडम स्टेटमेंट, अच्छा नहीं, तब सॉरी, मैं आपके योग्यता पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूँ, मैं अपनी योग्यता पे प्रश्न चिन्ह उठा रहा हूँ, मैंने कहा मुझे नहीं पता है, ठीक है। नहीं सर ऐसी, देखिए धर्मेश सर, नहीं सर ऐसी, मैं समझ गया, मैं आगे बोलने का मौका दूंगा, आप म्यूट करिए। मैं किसी को भी सबसे ज्यादा मैं ही बोलता हूँ जब बातचीत करता हूँ ना, मैं किसी से सबसे ज्यादा बोलता मैं हूँ। आप लोगों को मौका मिलेगा लेकिन बहुत कम, टू द पॉइंट बात रखने का। इसमें आप देखिए, इस तरह का मैप बनाना, थोड़ा सा मैप में इस बात को बता पाना टफ होता है। इसमें आप एक काम कर सकते हैं, कुछ महत्वपूर्ण केंद्र दिखा सकते हैं, वहां को रेलवे से जोड़ता हुआ दिखा सकते हैं। मतलब एक जैसे इंडिया का मैप एक बनाऊं, ठीक है, स्क्रीन शेयर हो पाएगी, यही थोड़ा सा इस बार, पिछली बार भी एक समस्या यही आ रही थी कि स्क्रीन नहीं शेयर हो पा रही थी, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आप लोग फीलिंग समझ लेते हैं ना, बातचीत से आइडिया समझ जाएंगे, तो कोई बना के अपने कॉपी पे दिखा देगा, ठीक है। तो मैं बात बताता हूँ, आप इंडिया का एक मैप बना सकते हैं, ठीक है। इंडिया के मैप में एक दो सेंटर्स दिखा सकते हैं, जैसे मुंबई, पुणे, ठीक है, दिल्ली, इलाहाबाद, ये मेन सेंटर्स दिखा सकते हैं, इसको रेलवे से जोड़ सकते हैं। और उसके बाद आप स्फीयर बना सकते हैं, एक स्फीयर अंदर बना सकते हैं, रेलवे द्वारा प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि, ब्रिटिश के प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि, केवल इतनी बात आप मैप में बताएंगे। और मैप एकदम छोटा सा, एकदम छोटकू सा मैप, मतलब एक पेज, अगर मान लो कितना बड़ा एक पेज होता है, 1 फीट लंबा और आधी फीट चौड़ा, यही पेज होता है ना, मतलब क्या साइज होती है, इतनी ही कुछ साइज होती होगी, ठीक है। इस पेज के एकदम इतने बड़े हिस्से पे ये ध्यान रखिए, मैप एकदम छोटा सा, मतलब प्रॉपर, मैं कैसे इस बात को बताऊं, मतलब मैं चाह रहा हूं क्लियर बताना ही। ये पेज दिख रहा है ना सबको, ये वाला, हाँ बहुत बढ़िया। ये मेरा असल में क्या है ना, थोड़ा बैकग्राउंड भी गड़बड़, रुक जाइए थोड़ा सा, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, कैसे हटता है। असल में मैं थोड़ा सा ये टेक्नोलॉजी को लेके बहुत ज्यादा फ्रेंडली नहीं हूँ। ठीक है, अभी सही दिख रहा है ना सबको, ठीक है। ये मान लीजिए पेज है, ये ऑफिशियल पेज में मान ले रहा हूं, ठीक है। तो मैप क्या बनाना है, ये आपके पास पेज है, ये ऊपर से ये लाइन खींची होती है, ये वाली लाइन, ठीक है, दिख रही है सबको, एक ऊपर लाइन खींची होती है, एक नीचे लाइन खींची होती है, और एक किनारे, ये होता है ना, ऐसा पेज होता है, कुछ कुछ दिख रहा है सभी को एकदम क्लियर, ठीक है। मैप एकदम इतने, इस पेज के इसी रेशियो में इतने बड़ा मैप बनाना है, ये
ये अभी मैं मैप बना के दिखा भी दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को लगेगा कि नहीं सर आप तो झूठ बोल रहे हो, ऐसा थोड़ा ना मैप बनता है। और विद इन आप लोग टाइम काउंट कर सकते हैं, विद इन 5 सेकंड। जब आप इतना छोटा मैप बनाते हैं ना, 5 सेकंड के अंदर आपका इंडिया का मैप बन जाता है। देखिए मैंने तुरंत मतलब हाथ पीछे किया और उतने देर में मैप बनाया है, वो भी ऐसे मतलब सर बहुत अनकंफर्टेबल स्थिति में बैठा हूं तब भी बना दिया हूं मैं, ठीक है। ये मैप बना के आपको क्या करना है, एक दो महत्वपूर्ण सेंटर दिखाने हैं और स्फीयर दिखाना है, ठीक है। अब देखिए अभी क्लियर कर रहा हूं, यहाँ पे लीजेंड रेलवे द्वारा प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि, उसका नेमिंग करना है। तो देखिए ये कुछ महत्वपूर्ण सेंटर दिख रहा है मैप क्लियर, कुछ समझ में आ रहा है। एक दो इंपॉर्टेंट सेंटर दिखा दिए, जैसे दिल्ली इलाहाबाद या फिर दिल्ली पुणे मुंबई, कुछ भी इंपॉर्टेंट 2-3 सेंटर दिखा दीजिए और एक स्फीयर बना दीजिए, गोला दिखा दीजिए और केवल नीचे लिखना है रेलवे द्वारा प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि, ठीक है, ब्रिटिश प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि। मामला क्लियर, इतना छोटा सा एक मैप बन जाएगा। अच्छा इस प्रश्न में ये क्या हो रहा है, अच्छा नीचवा पता नहीं क्या, मैं जो बोल रहा था वो लिखने लगा कुछ, ठीक है। मैं भी कहूँ यार ये कौन टाइप कर रहा है एकदम अजीब तरीके से। ये मामला क्लियर, ठीक है। इस क्वेश्चन की डिमांड नहीं है मैप बनाना आपकी इच्छा है, मन करे तो बनाइए, नहीं तो मत बनाइए। बना देंगे ऐसा कुछ दिखा देंगे तो एग्जामिनर को लगेगा चलो कुछ इनोवेटिव कर रहा है, लेकिन पहली बात पहला टारगेट होना चाहिए कि 7 मिनट में क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए। इस क्वेश्चन में सबको मामला क्लियर हुआ, बता दीजिए हाँ या नहीं। ये वाला क्वेश्चन आएगा तो कोई छोड़ेगा तो नहीं कि नहीं सर, ठीक है। अच्छा अंदर के पॉइंट्स तो पता ही है ना, मतलब इसको आप लोग एक्सप्लेन कर ही लेंगे। कोई कुछ बोल रहा है, देखिए मेरी बात सुनिए, अंदर के पॉइंट्स को आप लोग एक्सप्लेन कर ही लेंगे, सारे पॉइंट्स ऐड हो ही गए हैं। एक बस सजेशन ये है, एक दो फैक्ट डाल दीजिएगा, जैसे वही 5% वाली बात है ना, ठीक है। जब दादा भाई नौरोजी लिख रहे थे तो लिखे थे ना कितना बिलियन डॉलर हमने क्या किया था, बहिर्गमन किया था, धन का बहिर्गमन किया था। तो अगर वाली फैक्ट याद आए तो आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं। सुनिए मैं एक दो चीजें आपको थोड़ा बताना चाह रहा हूँ, एक्सप्लेन सही से कर रहा हूँ ताकि आप अपने आंसर में इन चीजों को इनकॉर्पोरेट करेंगे तो नंबर बढ़ेगा। जैसे दादा भाई नौरोजी की बुक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यही तो था, कुछ ऐसा ही आसपास जैसा था। तो आप बताइए, उन्होंने अपनी किताब में भी ये बात बताई है कि रेलवे ने किस प्रकार धन बहिर्गमन को बढ़ावा दिया है, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, कौन सा ड्रेन, कुछ तो ड्रेन में उन्होंने शब्द यूज किया था ना, म्यूट हटा के कोई बताना चाहे बता सकता है, हिस्ट्री ऑप्शनल बताइए। ड्रेन ऑफ बेल्ट, हाँ ड्रेन ऑफ बेल्ट, बहुत बढ़िया, देखो हेंस प्रूव इनका हिस्ट्री ऑप्शनल है, ठीक है। तो ड्रेन ऑफ बेल्ट आप इस बात को बता सकते हैं। अब इससे क्या होगा ना, आपकी बातों में थोड़ा दम आ जाएगा, मामला समझ रहे हैं। वही चीज मैं नॉर्मल लिख रहा हूं कि ड्रेन ऑफ वेल्थ, और वही बात मैं क्या कर रहा हूं, एक बता दे रहा हूं। किताब में बताया ही होता है जनरली, जरूरी थोड़ा ना कि पढ़ा ही होगा, नहीं बताया, 100% बताया होगा। जब ड्रेन ऑफ वेल्थ इतना बता रहा है तो रेलवे का इंपैक्ट पक्की बात है बता दिया होगा, ठीक है। मामला क्लियर, एक दो पॉइंट ऑथेंटिकेट आप कर सकते हैं, ठीक है। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए कि सर इसका और आंसर दे दें। मैं क्या करूंगा, आप लोग कहेंगे ना एक, हाँ प्रतिमा कुछ बोलिए। इसका कंक्लूजन क्या होगा? देखिए कंक्लूजन मैंने स्टार्टिंग में ही 3 तरह के कंक्लूजन बताए थे, तो कंक्लूजन आप 3 तरीके से दे सकते हैं। पहली बात आप ये बता सकती हैं कि रेलवे ने क्या किया, रेलवे ने साम्राज्यिक हितों को तो साधा ही, साथ में भारतीय आधुनिकीकरण को भी बढ़ावा दिया, ठीक है। या आप बता सकते हैं रेलवे ने भारतीय मतलब क्या कहते हैं, भारत में अंग्रेजों के प्रभाव को बढ़ावा दिया, किंतु अप्रत्यक्ष रूप में भारत को रेलवे के प्रारंभिक स्टार्ट का, अर्ली स्टार्ट का, मतलब जल्दी प्रारंभ का लाभ मिला, और आज भारत दूसरे नंबर पे है। वर्तमान में भारत रेलवे लाइनों की किलोमीटर्स में या जो भी मतलब लंबाई में दूसरे नंबर पे है। ये भी आप कंक्लूजन दे सकती हैं। तो कंक्लूजन आप दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दे सकती हैं, ठीक है, कोई इसमें समस्या नहीं होगी। क्लियर है ना, ये बात आप सीधे बता सकते हैं। अब आप लोग कहेंगे तो मैं क्या करूंगा ना, ये जो जहां से मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसी का मॉडल आंसर आप लोग से शेयर कर दूंगा। जरूरत नहीं है मॉडल आंसर की, आप लोग बहुत बढ़िया जानते हैं, आप लोग से डिस्कशन करना है। इस क्वेश्चन में मुझे आपको 2 चीजें बतानी थी काम की। पहली बात देखिए, मैं क्लियर कट इस मामले को बता दे रहा हूँ। 3 चीजें मुझे आपको सिखानी थी, वो सीख गए तो कंटेंट तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं। पहली चीज ये सिखानी थी क्वेश्चन के कितने पार्ट है, तो जो एक छूटा हुआ पार्ट था परीक्षण कीजिए में, जो आप लोग ध्यान नहीं दे रहे थे, शायद किसने किसने ध्यान दिया था पहले से, एक बार हाथ उठाए तो। सर मैंने पहले ही ध्यान दिया था, क्वेश्चन पढ़ दी। श्रवण कुमार सर मैंने स्टार्ट किया था लेकिन टाइम खत्म हो गया था, तो फिर अच्छा कोई बात नहीं, मतलब 2-3 लोगों ने ध्यान से सोचा था, ठीक है। तो एग्जामिन कीजिएगा डिमांड, ये बात मुझे समझानी थी।
दूसरी मुझे समझानी थी कि प्रश्न के 3 हेडिंग्स देंगे, लिखेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, 2 हेडिंग तो मिनिमम देना ही चाहिए। दूसरी बात मुझे ये बतानी थी। तीसरी बात मुझे बतानी थी कि जबरदस्ती का वैल्यू एडिशन मैप बना के किया जा सकता है एग्जामिनर को इंप्रेस करने के लिए। तो सबसे लास्ट पॉइंट था। बाकी कंटेंट मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत अच्छा है। हिस्ट्री ऑप्शन से मैं टक्कर थोड़ा ना लूंगा। अब 2 मिनट में ऐसी सी बात बता देंगे कि मुझे यहाँ पे मैं चित्त हो जाऊंगा, बेइज्जती करा बैठूंगा, इसीलिए मैं चुप था। इस बात पे मैं नहीं टिप्पणी करूंगा, ठीक है। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सर सेकंड एक क्वेश्चन चीज फिर से यही काम कर रहे हैं। हाँ, हाँ बोलिए बोलिए। सर ये पूछ रहा हूँ, जैसे इसमें एग्जामिन करने के बाद में उसके जो फायदे हैं उसकी हेडिंग बना के डालना है, या फिर वो नहीं समझ में आता है कि इसके जो ब्रिटेन को फायदा होगा वो तो लिख दिया, फिर जो भारत को फायदा होगा उसको कैसे लिखा? हेडिंग लिखिए कि ये प्रॉपर इस बात को लिखिए कि अप्रत्यक्ष रूप से रेलवे के भारत को भी लाभ हुए। एक हेडिंग डालिए, सब हेडिंग। अप्रत्यक्ष रूप से भारत को भी रेलवे के लाभ हुए। 1 2 3 4 पॉइंट दिखा दीजिए उसमें। 1 2 3 जो बताया था पॉइंट्स है ना, एकता में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि, ठीक है, संचार संचार प्रक्रिया में वृद्धि, यूनिफिकेशन, बस 2 3 पॉइंट जो भी आप बता सकते हैं बता दीजिए, ठीक है। ओके सर, ठीक क्लियर श्रवण सर, ठीक। है ना, ये बात क्लियर। 2 3 पॉइंट से बताएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही काम करेंगे। फिर से 3 मिनट का समय, मुझे लग रहा है कि यही लास्ट क्वेश्चन ही हमारा हो जाएगा। अच्छा, आज हमने क्या किया, स्टार्ट में ऐसे भी डिस्कशन किया ना, 15-20 मिनट हो गया था, है ना, तो कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन ये है, अक्टूबर, देखो एक चीज और है, यूपी पीसीएस में 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन समानता वर्ड हिस्ट्री से पूछ रहे हैं, 1 से 2 क्वेश्चन पूछ ही रहे हैं। तो मैं आज एक क्वेश्चन वर्ड हिस्ट्री से करा दे रहा हूं, क्योंकि अभी 100 साल 105 साल कंप्लीट हुए हैं, मे भी पूछ दे, ठीक है। और रशिया यूक्रेन विवाद भी चल रहा है, तो हमें लगेगा करंट अफेयर से पूछेगा रशिया यूक्रेन विवाद का इंपैक्ट ऑन इंडिया, और पता चला पूछ दिया रूसी क्रांति। तो मैं क्वेश्चन ये रूसी क्रांति पे ही करा दे रहा हूँ कि वर्ड हिस्ट्री में हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, शायद आप ध्यान न दें, अभी कंप्लीट हो जाए। तो अक्टूबर 1917 की रूसी क्रांति की विरासत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। तो क्रिटिकली एनालाइज द, विरासत को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, विरासत को क्या बोलते हैं भाई, हेरिटेज? नहीं यार, हेरिटेज थोड़ा वर्ड मजा नहीं दे रहा है, भारी भरकम लग रहा है, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है। क्रिटिकली एनालाइज, सीधे यही लिख दो, विरासत छोड़ दो। रूस रूस क्या बोलते हैं उसको, रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1917, इसको आप करो। 3 मिनट का आपके पास समय है, ठीक है। तो 9:59 हो रहा है, 10:03 पे हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कीजिए, आपकी समय शुरुआत होती है अब।
भाई स्टार्ट किया जाए, खत्म, सब कोई बताइए नहीं करता सर, समय हो गया सब सर, और पूरा आंसर ही लिख लेते हैं, इतने में तो लिख ही देना चाहिए आंसर। ठीक है, चलो भाई अब बताओ। तो सभी लोग आ जाइए जो लोग सामने आके डिस्कशन करने इच्छुक हैं। ठीक है, तो इस बार किसको मौका दे रहे हैं? ये 4 ही लोग वही वही हैं, चारों लोग को मौका दे ही दिया गया था। चलिए फिर वापिस वही, तो आप बताइए, जो 2 लोग साथ में बैठे थे उसमें से एक लोग अब बचे हैं, एक लोग को नींद आ रही थी, मैं देख रहा था। ठीक है, तो बताइए क्या है इंट्रोडक्शन, क्या लिखा आपने? म्यूट हटा के, अच्छा नहीं, देखो हैंड्स प्रूफ, नींद नहीं आ रही थी। म्यूट हटा के, अभी टेक्नोलॉजी आने वाली है कुछ समय में, अभी नहीं आई है, म्यूट करके नहीं हो सकता है। ठीक है सर 1917 में जॉन निकोलस की बढ़ती निरंकुशता, विलासितापूर्ण जीवन, किसानों की दुर्दशा स्थिति लिखा है। अन्य पर समस्याएं, जो मतलब अन्य लिख दिया है, जो अन्य समस्याएं थी उन्होंने क्या किया कि मतलब आपने कारण बता दिया, आपने कहा, मैं इन शॉर्ट आपकी बात कंक्लूड कर दे रहा हूँ। इन्होंने क्या किया, इंट्रोडक्शन में रूसी क्रांति के कारण बता दिए कि 17 में इस वजह से रूसी क्रांति हुई थी। ठीक है, यही ना इंट्रोडक्शन है। अब म्यूट करिए वापस। कोई और कुछ अलग तरीके से, सर मैं कारण नहीं बताना चाहता हूँ सर, ये वाला मैं बताऊंगा। बताओ भाई, अब कोई बताना चाहता है दूसरा, जल्दी बताओ। तो मैंने प्रथम विश्व की ओर से स्टार्ट कर दिया है सर। क्या क्या क्या? एक लोग, 2 लोग एक साथ म्यूट हटाएंगे ना। रुकिए धर्मी सर, आप एक बार म्यूट कर दीजिए, आपको फिर मौका मिल जाएगा। ठीक है, बताइए क्या बोलना है? तो मैंने प्रथम विश्व युद्ध से स्टार्ट किया है इसको, कि उसमें जो ठीक है, धन और खर्चे की कहानी आप समझ इस वजह से क्रांति हुई। तो इन्होंने, आपने जो कारण बताए, इन्होंने कारण दूसरे बता दिए। इन्होंने वर्ल्ड वॉर को एक बड़ा कारण मान दिया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रशिया विफल रहा था ना, बेसिकली, और सफल रहा था, तो इस कारण से इन्होंने बोला कि ये हुआ है। निकोलस हाँ वाली बिल्कुल, बात बहुत बढ़िया। धर्मेश सर, आप क्या बोलना चाहते हैं? अब मैं म्यूट कर दीजिए। हाँ बताइए धर्मेश सर। सर मैंने लिखा कि रूस की क्रांति विश्व इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी, जिसे इतिहासकारों ने इस्लाम के उदय के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना बताया। इसने विश्व पर, रूस के साथ ही विश्व पर अमिट छाप छोड़ा। इससे इंट्रोडक्शन था मेरा। अब इसके आगे अगर मेन बॉडी में आए तो आपने ये तो बताया, मैं समझ गया। इन्होंने बेसिकली बताया कि महत्व बहुत ज्यादा है। तो देखिए इंट्रोडक्शन, देख रहे हैं आप में से कई लोग, देखिए अलग अलग तरह के। धर्मी सर म्यूट करिए, अपनी बात बोल के बस म्यूट करना है तुरंत, हाँ, ताकि आवाज मेरी सब तक सही था। देखिए बात समझिएगा। तो हुआ ये कि एक लोगों ने कारण बताया, कुछ लोगों ने महत्व बताया, और कारण में भी कुछ लोगों ने अलग अलग कारण बताए। तीनों तरह के इंट्रोडक्शन बिल्कुल वैलिड हैं। थर्ड इंट्रोडक्शन जो धर्मी सर ने, उसमें एक बात ऐड कर देते, अगर ये जैसे इस्लाम के उदय के बाद महत्वपूर्ण घटना आपने बोली है ना, तो बेटर होता कि यही बोली है ना, मैं यही सुना था, इस्लाम के उदय के बाद सबसे महत्वपूर्ण घटना। ठीक है, क्या बेटर होता है कि आप इसमें ऐड कर देते समाजवाद का उदय जैसी महत्वपूर्ण घटना हुई। ठीक है, समाजवाद का भी तो उदय हुआ, तो ये क्या विश्व ने क्या देखा? समाजवाद का उदय देखा। अगर आप इंट्रोडक्शन में इससे मतलब सोशलिज्म या कम्युनिज्म, ये वाली बात अगर आ जाती तो और बढ़िया हो जाता, मार्क्सवाद, ठीक है, तो ज्यादा सही हो जाता। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन मामला, आप लोग का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है यार। मजा, मतलब आप लोग सही में, मतलब मजा आ जा रहा है मुझे डिस्कशन करने से, और मैं सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया रैंक आने वाली है आप लोगों की, तो बहुत अच्छी बात है। बस ये जो वो है ना, क्या बोलते हैं इसको, जो क्या बोला जाता है, मुझे वर्ड नहीं आ रहा है, ये जो एंथुजियाज्म है ना, ये एकदम लास्ट दिन तक बनाए रखिए। ठीक है, हर दिन कुछ नया सीखिए आप लोग, मतलब आप लोग में से ही टॉपर होने वाले हैं, तो निश्चित ही लिखित ले लीजिए। ठीक है, फिर कह दीजिएगा सर क्या बोल रहे थे। बस ये वाला बना रहना चाहिए जो अप्रोच है ना, जो चीजों को लेके, क्योंकि मैं देख रहा हूं, मैं अभी तक मैंने किसी को बात काटी नहीं कि नहीं तुम्हारा ये गलत है। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि काटना नहीं पड़ रहा है, तो यानी आप लोग वेल डिजर्व कैंडिडेट है, जिनका प्री क्वालिफाई हुआ है, बहुत बढ़िया। अच्छा आप बताओ मेन बॉडी में क्या है, कितने पार्ट्स हैं, तो कौन बताएगा, जल्दी बताइए। ठीक है, 4 ही लोग दिख रहे हैं, तो कोई भी म्यूट हटा के बोल दे, कोई लोड नहीं है। चार जिन जो दिखेंगे उन्हीं बात होगी। हाँ कीर्ति मैम बताइए। रीजन और इम्पैक्ट बता दिए उसका। रीजन और इम्पैक्ट बता दिए हैं। क्वेश्चन था क्रिटिकली एनालाइज करना है, तो आपने बताया ये कारण है, उसका ये प्रभाव पड़ा, ये आपने बताया। तो बेटर होता कि आप घटनाएं और प्रभाव बताती, रीजन और मतलब क्रांति के कारण बताना तो प्रश्न की डिमांड नहीं समझ में आ रही है मुझे। कह रहा रूसी क्रांति हुई, रूसी क्रांति की, मेरी बात समझिएगा, क्वेश्चन की डिमांड है रूसी क्रांति का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इन शॉर्ट यही है 1917 वाली। तो रीजन तो आप इंट्रोडक्शन में शॉर्ट में बता देती, या अगर आपको बतानी है तो एक अलग से शॉर्ट में रीजन बता दीजिए।
कह रहा है रूसी क्रांति का आलोचनात्मक, यानी रूसी क्रांति में कुछ कुछ इवेंट्स हुए होंगे भाई। देखिए इवेंट्स क्या क्या होंगे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ सामने से, अच्छा नहीं बताऊंगा, नहीं तो अभी लोग कहेंगे अभी जल्दी सर मैंने भी ये पॉइंट लिखे थे, मैं नहीं बताऊंगा। कुछ इवेंट्स हुए होंगे, समझ में आया, कुछ इवेंट्स हो गए, उस इवेंट का इम्पैक्ट पड़ा होगा मूल्य, रुकिए मेरी बात सुनिए पहले सब। मूल्यांकन का मतलब ये होता है उस चीज का इम्पैक्ट पड़ा होगा, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट कुछ निगेटिव इम्पैक्ट, तो ये बताना था मेरे हिसाब से, तो डिमांड ये थी। अब मुझे एक बात बताओ, वोटिंग करो लोकतंत्र का, मैम कीर्ति मैम म्यूट करिए एक बार, कौन कौन मेरी बात से सहमत है, कौन कौन कीर्ति मैम की बात से सहमत है, मेरी बात से कौन कौन सहमत है, चलिए हाथ उठाइए। और वही लिखा है, ये भी ये नहीं कि सर सहमत तो हुए हैं लेकिन लिख वही रहे थे, तो म्यूट हटा के ऐसे, मतलब म्यूट ना हटाइए, ऐसे हाथ उठा दीजिए सर मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ठीक है। बताइए भाई, प्रगति मैम नहीं सहमत है, सर समझ में नहीं आया क्वेश्चन, ऐसा है सहमत, आप बता दीजिए, झूठ मत बोलना कोई। कीर्ति मैम आपको बात समझ में आई? मैंने वो लिखा नहीं था। कोई बात नहीं, कीर्ति मैम आपकी बात, आपको अब समझ में आई, मामला क्लियर हुआ? एक्चुअली मेरा वर्ड हिस्ट्री थोड़ा वीक है तो मुझे नहीं पता उसमें भी बहुत ज्यादा। मेरी बात समझिए, एक अभी तक तो मैंने वर्ड हिस्ट्री पे आया ही नहीं, अभी तक क्वेश्चन वर्ड हिस्ट्री का था ही नहीं, अभी तक क्वेश्चन की डिमांड का क्वेश्चन था कि क्वेश्चन, अभी देखिए ये चीज ध्यान रखना है भाई, जो लोग एग्जाम देने जा रहे हैं ये बात एकदम नहीं मानना है कि ये मेरा वीक है, आप टॉप है दुनिया की सबसे बड़ी, क्योंकि आपने प्री क्वालिफाई किया है, पता है 4000 लोग ही प्री क्वालिफाइड किए हैं, उनमें से आप एक हैं, और आप अपने आप को वीक बता रही हैं। तब तो जो ससुरे प्री फेल हो गए वो तो रोने दिन भर रोते हैं, हम तो प्री फेल हो गए, प्री फेल हो गए। ये मामला एकदम क्लियर कट भाई, ये चीज कभी मैं देखना ही नहीं चाहता किसी में कि सर मुझे ये चीज नहीं आती है, मेरे साथ वीक है। पहली बात तो ये एकदम मामला क्लियर। क्वेश्चन की डिमांड की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन की डिमांड ये थी इवेंट्स क्या क्या हुए, कुछ कुछ इवेंट्स, उसका क्या इंपैक्ट पड़ा, सकारात्मक क्या इवेंट पड़ा, क्या नकारात्मक इवेंट पड़ा, बात समझ में आई? ठीक है, अब मुझे चलिए कौन बताएगा, शशि कुमार, आप बहुत देर से बैठे हुए और आपसे बातचीत नहीं हुई, जल्दी बताइए इसमें आपने पॉइंट्स कौन कौन से बताए, तो जल्दी शॉर्ट में बताइए। सर मैंने ये पॉइंट्स बताए, इवेंट्स ये सकारात्मक पॉइंट, ये नकारात्मक पॉइंट, जल्दी बताइए। शशि म्यूट हटा के स्टार्ट हो जाइए बोलना, सोच रहे होंगे कि कहाँ सामने पड़ गया, इससे बढ़िया चेहरा छुपाए थे तभी सही था, गायब नहीं हो गए, वीडियो पॉज हो गई इनकी। हाँ शशि बोलिए। सर मैंने रीजन ज्यादा लिखे हैं सर। रीजन ज्यादा लिखे हैं, आप भी कीर्ति मैम वाला आप भी पॉइंट पे जा रहे थे, है ना? नहीं देखिए, अच्छा अभी समझ में आया, मेरे समझाने के बाद समझ में आया, नहीं रीजन डिमांड नहीं थी प्रश्न की, लिख देना गलत नहीं है। देखो एग्जाम में कुछ भी लिखना अरकस बथुआ गलत नहीं होता है, बस उसमें रूसी क्रांति दिखना चाहिए, तो गलत तो नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट डिमांड वो नहीं है। ये बात समझ आई? कह रहा है रूसी क्रांति का मूल्यांकन करो, आलोचनात्मक मूल्यांकन करो, तो मतलब रूसी क्रांति अगर कारण भी आप बता रहे हैं तो कारण आप शॉर्ट में बताइए, वो डिमांड नहीं है प्रश्न की। कौन कौन से इवेंट हुए, जैसे अब मैं बता दे रहा हूं, ठीक है? तो श्रवण आप बोलना चाहते हैं? नहीं बोलना चाहते ना, ठीक है, मैं कंक्लूड, मैं ही अब आंसर बता के मैं ही खत्म करता हूं। इवेंट क्या था? जार हट गया, रूस युद्ध से बाहर आ गया, ये इवेंट हुआ था ना रूसी क्रांति के बाद। रूस क्या हुआ? युद्ध से बाहर आ गया। दुनिया ने समाजवाद को देखा, कम्युनिज्म देखा। हाँ केशव आप कुछ बोलना चाहते हैं? कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल दे, अब स्वतंत्रता है। हाँ सर इसमें मैंने लिखा था कि जो रूस की ये जो क्रांति हुई है उसकी जो विरासत है उसका प्रभाव ना केवल रूस था, उसका प्रभाव वैश्विक था। और इसके जो प्रभाव थे वो मैंने प्रभावों को लिखा कि इसके राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव और सामाजिक जो प्रभाव पड़े हैं। राजनीतिक प्रभाव में यह है कि रूस का जो राजतंत्र समाप्त हुआ, सर्वहारा वर्ग की उत्पत्ति हुई, और जो हम समाजवाद की बात कर रहे हैं वो समाजवाद का एक मॉडल हमारे सामने आता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मैं समझ गया। अब मैं म्यूट करिए, मैं एकदम आपकी बात समझ गया, एकदम खत्म। यही ना हेडिंग तो मैं पूछ ही रहा था, यही बात आपको केशव खुल के बोला जाए। देखिए ये केशव वाकई में अपने नाम के अनुरूप कृष्ण निकले, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। प्रश्न की दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते। देखो जब प्रभाव पूछता है, जब किसी भी प्रश्न में पूछ रहा है प्रभाव बताओ, तो प्रभाव दो तरीके से होते हैं, एक हम लिखते हैं सकारात्मक नकारात्मक, ठीक है। अच्छा जब हम सकारात्मक यानी पॉजिटिव और निगेटिव लिखते हैं तो भी अंदर हम सोशियो इकोनॉमिकल, वही पेस्टल वाला, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजी, यही लिखते हैं, ठीक है, अंदर वही लिखते हैं। या हम क्या डाल सकते हैं हेडिंग, सोशल इंपैक्ट, इकोनॉमिकल इंपैक्ट, पॉलिटिकल इंपैक्ट, तो इन्होंने इस तरह से किया है। और इसमें इन्होंने कुछ सकारात्मक बताए होंगे, कुछ नकारात्मक भी, एक दो पॉइंट बताए ना सर? नहीं बताए हैं नकारात्मक? बताए ना कि भाई लड़ाई होने शुरू हो गई, कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म में बहुत ज्यादा डिबेट हुआ, वर्ल्ड वॉर का कारण बन गया।
इसका नकारात्मक प्रभाव ये भी है कि जो वो मॉडल हम उनके सामने आया उसमें कई बार खूनी, जैसे हम उन्होंने वो पूंजीवाद इतना सक्षम मॉडल नहीं है कि पूंजीवाद का एकदम तक प्रतिस्थापित वो कर सके, या बिल्कुल। आगे तो जाके मतलब हम ठीक है, मतलब मेरे कहने का ये मतलब है 2-3 पॉइंट नकारात्मक भी बताने तो पड़ेंगे भाई। प्रभाव का मतलब है कि नकारात्मक तो बताना ही पड़ेगा, 1-2 पॉइंट, एटलीस्ट 2 पॉइंट बताना पड़ेगा, ठीक है। मान लो समझ में आया, तो मैं कुछ कुछ बता दे रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। तो मैंने नोट कर लिया तुरंत के तुरंत। तो पहली बात तो ये हुआ कि वर्ल्ड वॉर 1 से रशिया बाहर हो गया, ठीक है, रशिया बाहर हो गया। दूसरी बात, दुनिया मार्क्स के विचारों से क्या हुई, परिचित हुई, दुनिया मार्क्स से विचारों से परिचित हुई। इसका प्रभाव आप कर लेंगे ना कि यूएसएसआर बना, और यूएसएसआर क्या हुआ, बहुत शक्तिशाली बना। फिर क्या हुआ, लेनिन ने क्या किया, लेनिन बना था, लेनिन ने क्या पूरे देश में क्या किया, निशुल्क पढ़ाई, निशुल्क शिक्षा व्यवस्था स्टार्ट की, और वो निशुल्क शिक्षा व्यवस्था दुनिया के लिए एक मॉडल बन गई, ठीक है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य और लेबर लॉज, मतलब मजदूरों के लिए भी पहली बार काम के घंटे कम करने की बात, यानी समझ रहे हैं, आईएलओ जैसी जो संस्था बनी है 1919 में, बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा था मजदूरों के लिए, समझ रहे हैं आप, क्योंकि मजदूर वर्ग उदित हुआ था। इस बात को बताएगा कि मजदूर वर्ग उदित हुआ, विश्व के पटल पर आया मजदूर वर्ग, ठीक है। फिर महिलाओं के अधिकार के लिए पहली बार बात हुई, महिलाओं के लिए तलाक, मातृत्व अवकाश, मतदान, ये वाला अधिकार कानूनी रूप से दिया गया, जिससे लैंगिक असमानता कम हुई। तो ये 5-6 पॉइंट सकारात्मक में बता दीजिएगा, ठीक है। और 1-2 पॉइंट आपको लगे तो बता सकते हैं। फिर क्या हुआ, नकारात्मक परिणाम भी आए, प्रेस पे बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगा, स्वतंत्रता पर रोक लगी, ठीक है। समानता की बात की गई, लेकिन स्वतंत्रता के अधिकारों का बहुत ज्यादा क्षरण हुआ, ये बात क्लियर है। तो मीडिया, सिनेमा, इन पर रोक लगी। फिर क्या हुआ, कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट में विश्व में एक विभाजन भी देखने को मिला, कम्युनिस्ट वर्सेस कैपिटलिज्म, ये भी बहुत ज्यादा देखने लगा, ठीक है। फिर जब रूसिया वर्ल्ड वॉर 1 से बाहर हुआ तो संधि हुई थी, संधि का नाम मुझे याद नहीं, कुछ लिटोवस, कुछ ऐसे, हिस्ट्री ऑप्शनल कहां गए, गायब हो गए क्या, दिख नहीं रहे। ब्रेस्ट-लिटोवस संधि, हाँ, यही वाली, यही जो संधि थी, ये वाली संधि हुई। इस संधि में रशिया को अपने, इनका हिस्ट्री ऑप्शनल होता नहीं इस बार ऑप्शनल, ये मतलब तोड़ के आते एकदम, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। ब्रेस्ट लिटोवस की संधि हुई थी, उसमें क्या हुआ था, रशिया को अपना बड़ा हिस्सा जमीन का गंवाना पड़ गया था, तो रशिया के लिए नकारात्मक परिणाम हुए थे, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या बताएंगे भैया, आप कंक्लूजन में यही दे दीजिए। कंक्लूजन आप दे सकते हैं कि गरीबी, पिछड़ापन, निरक्षरता हटी, पूरे दुनिया में वर्गीय चेतना आई, उत्पीड़ित वर्ग, जो गरीब वर्ग है उसमें उत्पीड़ित, मतलब उसमें चेतना आई, और वो क्या कहते हैं, संघर्ष। और भारत पर भी आप क्या करेंगे, कंक्लूजन में बता दिए कि भारत के जो नेता थे वो भी क्या हुए, समाजवाद को अपनाने पर जोर दिया, और भविष्य में भारतीय राजनीति में भी बहुत बड़ा दिखा, नेहरू है ना, सुभाष चंद्र बोस, ये लोग समाजवाद से, या आप कह सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भी समाजवादी प्रभाव परिलक्षित होता है। मामला खत्म हो गया। क्वेश्चन ये क्वेश्चन में आप लोग थोड़ा सा, मुझे लग रहा है थोड़ा वर्ड हिस्ट्री में सभी लोग, अच्छा एक चीज है, अब मैं सुन रहा हूँ, बस अब आप लोग की बात ही सुन रहा हूं, मैं बस कंक्लूड कर रहा हूँ अपनी बात। मुझे ये फीलिंग आ रही है क्योंकि वर्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं एग्जाम में सामान्यतः, एक आएगा या एक भी नहीं आएगा, मैक्सिमम बहुत, एक साल आपका दिमाग खराब रहा है एग्जामिनर का तो 2 पूछ देगा। लेकिन ठीक है, मैं खुद भी आपकी जगह रहता, देखो मैं यूपीएससी देता था तो मैं वर्ड हिस्ट्री कभी पढ़ के नहीं जाता था, कभी भी नहीं। तो मैं इस बात में आप लोग का ऐसा विरोध नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है, क्योंकि आप लोग भाई कम समय है तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उस पर समय लगाते हैं। लेकिन 1-2 टॉपिक्स ऐसे भी देख लीजिएगा, ऐसा मत कीजिएगा कि नहीं यार एकदम पता ही नहीं है, आ गया क्वेश्चन तो हम लिख देंगे कि हमें नहीं आता है, इससे बचिएगा। कीर्ति मैम क्या पूछे आप बताइए, मेरे हिसाब से आज की क्लास खत्म, जिससे जाना जा सकता है। नेगेटिव में एनवायरनमेंट पे भी तो इफेक्ट पड़ा होगा ना उस टाइम, तो हम ये क्यों मिस कर देते हैं, एनवायरनमेंट तो हमेशा से रहा है। बता दीजिए, मिस नहीं करते हैं हम, दिमाग में नहीं आता है जनरली। अगर देखिए, अगर एक वैलिड पॉइंट आपके दिमाग में आ रहा है, मेरे दिमाग में नहीं आया, आपके दिमाग में एक वैलिड पॉइंट आ रहा है कि सर इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ा, पता ही है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है, आप इस बात को बता सकती हैं। मेरे दिमाग में पॉइंट नहीं आया तो मैं तो खुद ही कह रहा हूं, मैंने जब पेस्टल वाली बात कही थी कि पेस्टल अप्रोच, तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, फिर इन्वायरमेंटल आ ही जाता है, वो ई का मतलब इन्वायरमेंटल ही होता है, एल का मतलब लीगल, टी का मतलब टेक्नोलॉजिकल, तो वो पॉइंट्स आ ही जाते हैं, सोचने के लिए आप सोच रहे। लेकिन बात वही है कि एग्जाम में लिख दीजिए, आता है तो लिख दीजिए, इसमें कोई समस्या नहीं, ठीक है। किसी को और कोई डाउट? ये भी जो सोशलिस्ट जो टर्म्स है, मैंने ये लिख दिया इसमें रशियन उससे कॉन्स्टिट्यूशन से वो पड़ता है, तो ये गलत है क्या इसमें? नहीं, एकदम गलत नहीं है। आप कंक्लूजन में दे सकती हैं कि भारतीय संविधान पर भी, ठीक है, सोशलिज्म
जो शब्द, हालांकि ये ध्यान रखेगा ये सोशलिज्म शब्द बहुत लेट में जोड़ा गया, मतलब ठीक है 42nd अमेंडमेंट में जोड़ा गया। तो आप बेटर होता ना, देखिए मेरी बात समझिए, इम्प्लीसिट गलत लिखा है सर मैंने इसको कि ये इम्प्लीसिट था डीपीएसपी में। हाँ बिल्कुल मेरी बात समझिए, एकदम आप ये बात बता ही रही हैं, सही है, आपकी बात गलत नहीं है, लेकिन बेटर ये होता कि रशिया क्रांति 1917 में हुई, उसी समय का इम्पैक्ट बता दिया कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो आंदोलनकारी थे उसमें एक समाजवादी वर्ग होते हुए। हाँ? ये भी लिखा है सर, ये भी लिखा है कि इसका जो इंडिपेंडेंस जो हमारा था मूवमेंट, उस पर बहुत इसका इम्पैक्ट है। बस ये हुई ना बात, तो ये ज्यादा बढ़िया, ये ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, किसी और को कुछ सजेशन, कुछ बताना है, कुछ पूछना है, और ये बताइए अब तो सब लोग आ जाओ भाई सामने, है ना। अब एक चीज बताओ, ऐसा सेशन रखें कि मैं कुछ पन्ने पे नोट करके आऊं, वो नोट कर रहा हूं, ये सही है ना, ये वाला मुझे तो सही लग रहा है। ठीक है अदिति मैम, आप कुछ नहीं बोली बड़े देर से, क्या है, सही लगा, ऐसे ही करना है कि चेंज करना है? पैटर्न सही है मेरे हिसाब से, लोकतंत्र में गलत फायदा मत उठाइए, है ना, सही है ना। 3 मिनट समय भी नहीं है, 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं जल्दी से जल्द। ठीक है, तब तक चलिए आप लोग इसी बेसिस पर, तो जब भी एग्जाम में प्रश्न सुनना है तो पहले प्रश्न पढ़ के ध्यान से सोच लेना है तुरंत कितने पार्ट्स हैं प्रश्न के। देखिए अगर आपने हर पार्ट्स पे लिख दिया, बहुत जनरल कंटेंट ही लिखा, स्पेसिफिक नहीं भी लिखा, तो भी आपके नंबर एवरेज प्लस आ जाएंगे। अगर आपने कुछ पार्ट्स ही मिस कर दिए कि प्रश्न कह रहा है एग्जामिन, और आप उसके एक्सप्लेन करके चली आई, केवल वही पॉइंट लिख दिया, एग्जामिन पे सोचा ही नहीं, प्रश्न पूरा मूल्यांकन करो और आपने क्वेश्चन ही गलत समझ के लिख दिया, तब एग्जाम में आपके नंबर कम आएंगे। लेकिन अगर आपने सारे पार्ट्स लिखे, बहुत जनरल पॉइंट्स लिखे, तो आपके नंबर बढ़ेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो कुछ अगर मुझसे पूछना हो कि सर कुछ बताइए तो पूछ सकते हैं आप लोग, नहीं तो हम लोग चलते हैं फिर। ठीक है, शुभ रात्रि सभी को, एंजॉय कीजिए, समय पे सोइए, अच्छा खाइए, एग्जाम फोड़ के आइए। ठीक है, चला जाए फिर, चलिए। थैंक यू सर। हेलो सर, थैंक यू सर। हाँ कुछ तो कुछ बोल रहा है। हाँ अदिति। हाँ दीदी मैम, बताइए। अच्छा मुझे प्री का बता दीजिए, क्योंकि मैं फेल हो चुकी हूँ एक बारी। क्या बताना है? अच्छा स्टार्टिंग से बता दीजिए, मैं कैसे पढूं? नहीं सुनिए मेरी बात, स्टार्टिंग से ऐसे पढ़ना है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जितनी ज्यादा होगी पकड़, ठीक है, यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों के, जितना रेंज आप कंप्लीट कर लेंगी उतना बढ़िया आपकी प्रिपरेशन होगी। तो बहुत सारे सोर्स पे भटकने के बजाय, अगर आप, क्योंकि आपका प्री क्वालिफाई है, ठीक है, प्री क्वालिफाई है, तो बहुत ज्यादा चीजों पर सोर्सेस से भटकने के बजाय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अराउंड तैयारी कीजिए, नए सोर्सेस की बजाय प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए। तो आज जो 2 क्वेश्चन कराए गए हैं इसको लिखिए प्रॉपर, आप चाहें तो लिख सकते हैं, आप लोग 7-7 मिनट में लिख लीजिए पूरा। ठीक है, इसको लिखिए, टेस्ट रेगुलर दीजिए, जो अभी होने वाला है ना, इसमें अभ्युदय में खूब सारे टेस्ट, मैंने आज शेड्यूल देखा था, सबको शेड्यूल पता है ना, शेड्यूल सबको मिल गया ना, तो मैंने देखा बहुत सारे टेस्ट कराया जा रहा है भाई, इतना तो मतलब इतना एफर्ट तो कोई नहीं करता है, मतलब पेड कोचिंग वाले नहीं करते हैं यार इतना एफर्ट, तो अभ्युदय में इतना एफर्ट किया जा रहा है, तो उसका, और मेरे हिसाब से कॉपी भी बढ़िया लोग चेक करेंगे वहां पे, जो इंटरव्यू दिए हुए वो लोग चेक करेंगे, तो वो काम कीजिए, उसी अराउंड तैयारी कीजिए, भटकिए मत, हो जाएगा काम, फेल नहीं होगी इस बार। ठीक है, और प्री पास होना अपने आप में फेल नहीं होता, प्री पास्ड को फेल नहीं बोला जा सकता कभी, ये अपने आप में गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसी पॉजिटिव नोट साथ आज एंड करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं कल, मतलब अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।